वी स्टार्टेड विद अ कोड कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड में क्या दिया हुआ था ना, यहाँ पे ये दिया हुआ था कि हम लोगों को ना कलेश हो रहे थे दो जन के बीच में, वो कलेश को सुलझाना था। ठीक है, मतलब हमारा एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप जिसमें बहुत सारे डिस्प्यूट्स हो रहे थे, वो डिस्प्यूट्स को हमको सुलझाना था। दैट वाज योर अबाउट इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड। कितने एक्ट्स को हम लोगों ने यहाँ पे मर्ज करके ये कोड बनाया? 3 एक्ट। ठीक है, एक देखो, हम लोग अगर डिस्प्यूट हमारे बीच आपस में सुलझा सकते हैं तो हम लोग जाएंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर। ठीक है, अब हमारा ना डिस्प्यूट की वजह से अगर डिस्प्यूट बहुत बढ़ते जाता है ना, तो अपना वर्कर क्या करेगा? स्ट्राइक पे जा सकता है। एम्प्लॉयर क्या कर सकता है? लॉकआउट कर सकता है। तो भाई स्ट्राइक इलीगल एंड और लॉकआउट इलीगल नहीं होना चाहिए। इट शुड बी हैविंग सम वैलिड रीजंस एंड प्रॉपर थिंग्स फॉर द लॉकआउट एंड स्ट्राइक। तो ये सारी चीजें लिखी हुई है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर। सेकेंडली, हमको ना अभी डिस्प्यूट मेजरली काम के रिलेटेड होते हैं, वर्किंग कंडीशंस एंड ऑल दैट थिंग। तो अगर हम उस वर्किंग कंडीशन के रिगार्डिंग रूल्स बना लेते हैं राइटिंग में, तो ये झगड़े कम होंगे। ठीक है, एंड फॉर दैट पर्पज व्हाट आर दैट रूल्स एंड व्हाट आर दैट लिस्ट, वो हम लोगों ने लिखा हुआ है इन इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट। वो हुआ हमारा सेकेंड एक्ट। थर्ड, झगड़े अगर दो जन के बीच में हुए और दो जन ही आपस में सुलझा लेते हैं तो सबसे अच्छी बात, लेकिन नहीं सुलझा पाते तो बीच में चाहिए हमको एक बेस्ट फ्रेंड जो दोनों की बात सुने और झगड़े को सुलझाए। मतलब एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय की बात को सुन के यहाँ पे झगड़े सुलझाए, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रेड यूनियन। ठीक है, सो दैट इज अबाउट योर थर्ड एक्ट विच हैव बीन मर्ज्ड इन दिस कोड। तो ट्रेड यूनियन एक्ट, एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। अब हम लोगों ने कल क्या किया था? तो हम लोगों ने फीचर्स पढ़ लिया था, हम लोगों ने डेफिनेशन कर ली थी। अब हम लोग एक छोटू सा क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद में एक बहुत बड़ा टॉपिक चालू होगा। छोटू सा क्वेश्चन ये है विच इज कॉल्ड एज बाय पार्टीड फोरम्स। ओके, सबसे पहला एक एक करके ना ये मीनिंग समझते हैं। बाय पार्टीड फोरम का मतलब क्या हुआ? देखो, बी आई बाय बोला यानी टू पार्टीज। ठीक है, पार्टीड लिखा हुआ यानी पार्टीज हुआ। फोरम का मतलब ना आप लोग कमिटी समझ सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या किया हुआ है? हम लोगों ने बनाई हुई है दो कमिटी। ठीक है, एक वर्क्स कमिटी, दूसरा ग्रेवियांस रिड्रेसल कमिटी। समझ में आया बात? अच्छा, ग्रेवियांस रिड्रेसल के नाम से समझ में आ रहा है ये कमेटी क्यों बनी है? फॉर द पर्पज ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेवियांस? कंप्लेन्स और डिस्प्यूट। और हम क्या चाहते हैं? उस डिस्प्यूट को और बढ़ाना, कम करना, खत्म करना, यानी रिड्रेसल। और रिड्रेसल कैसे आएगा झगड़े का? जब झगड़े का सॉल्यूशन निकले तब। तो ग्रेवियांस मतलब कंप्लेन, कंप्लेन मतलब डिस्प्यूट, डिस्प्यूट को सुलझाना, सॉल्व करना, दैट इज रिड्रेसल। तो दो कमिटी बनी हुई है। हमारी कमिटी का काम क्या होगा? तो बाय पार्टीड का मतलब हुआ टू पार्टीज, पार्टीड का मतलब हुआ पार्टीज, एंड फोरम का मतलब हुआ कमिटी। अब ये दोनों पार्टीज ना इस कमिटी के थ्रू क्या करेगी? तो अपने झगड़ों को सुलझाएगी। ठीक है, कौन सी को दो कमिटी है? वर्क्स कमिटी, ग्रेवियांस रिड्रेसल कमिटी। तो हमको इन दोनों का शॉर्ट नोट पढ़ना है, एंड दोनों की दोनों शॉर्ट नोट एकदम इंपॉर्टेंट। वो लोग आपको एक शॉर्ट नोट, दोनों शॉर्ट नोट कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब कमिटी लेवल पे बात हो रही है। अच्छा, कमिटी लेवल पे अगर हम लोग झगड़े को सुलझा देते हैं या झगड़े रिफर करने के लिए जाते हैं, तो मुझे बताओ डिस्प्यूट कोई बहुत बड़े स्केल का होगा? नहीं ना, डिस्प्यूट अभी छोटा सा होगा जो कमेटी से ही सुलझ सकता है। बराबर, तो यहाँ पे ना वर्क्स कमेटी एंड ग्रेवियांस रिड्रेसल कमेटी का काम आएगा। अब वर्क्स कमेटी कब बनेगी और ग्रेवियांस रिड्रेसल कब बनेगी वो समझना। वर्क्स कमेटी तब बनेगी जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 100 और मोर वर्कर्स आर वर्किंग और वर वर्किंग इन द प्रिसीडिंग 12 मंथ। बराबर, शॉर्ट नोट है, एक एक करके पॉइंट समझना। तो एप्लीकेबिलिटी कब? तो व्हेन देयर आर 100 और मोर वर्कर्स वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन और एन एस्टैब्लिशमेंट, या तो अभी प्रेजेंट में है या पास्ट में थे इन द प्रीसीडिंग 12 मंथ, तो हमारी वर्क्स कमिटी को कंस्टिट्यूट करना बाय आवर एम्प्लॉयर इज मैंडेटरी। बराबर, अब इस कमिटी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा? मतलब इसमें कितने लोग होंगे? अच्छा बताओ, एम्प्लॉयर के साइड से एंड एम्प्लॉइज के साइड से लोग होंगे। याद है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर साइड एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉइज साइड। ठीक है, अब जो एम्प्लॉयर के, जो वर्कर के साइड का रिप्रेजेंटेटिव होगा वो एम्प्लॉयर के साइड के रिप्रेजेंटेटिव से कम नहीं होना चाहिए। मतलब क्या मैं ऐसा समझू? इक्वल इक्वल रिप्रेजेंटेटिव हो। तो दैट इज योर पॉइंट नंबर 2। ओके, अब थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि हमारी वर्क्स कमिटी की क्या ड्यूटी है, मतलब वो लोग क्या काम करेंगे बताओ। पहले तो ट्राई क्या करने का कि दोनों जनों के बीच झगड़ा अराइज ही ना हो। ठीक है, मतलब एम्प्लॉयर एंड वर्कर के बीच में पीस एंड हार्मनी मेंटेन रहे।
बराबर। लेकिन ये बोलने से कि 2 जन पीस रखो या शांति रखो या जब झगड़े में गुस्से में बातचीत मत करो और हम ऐसे नहीं करेंगे और हम लोग कंट्रोल कर लेंगे, हो गया ऐसा? नहीं, झगड़े के टाइम में तो हमको और बोलना होता है, जो जो गलत आया मन में सब बोलना होता है, फिर बाद में हम रिग्रेट करते हैं कि हमने ये चीज क्यों बोला। बराबर। तो हमने ये ऐसा लिख दिया या कमेटी ने बोल दिया कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के झगड़े को सुलझाओ, खत्म करो या पीस मेंटेन करो, उससे हो जाएगा? नहीं, झगड़ा तो फिर भी होने वाला है। तो हमारी कमेटी क्या करेगी? तो जो झगड़ा हुआ है उस झगड़े को एमिकेबली सुलझाएगी, मतलब एक सेटलमेंट लाएगी, ठीक है। और सेटलमेंट ऐसा होना चाहिए कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों उस सेटलमेंट से सेटिस्फाई होने चाहिए, ठीक है। दूसरा, झगड़ा मटेरियल डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस की वजह से भी हो सकता है, तो वो मटेरियल डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस पे भी हमारा कमिटी कमेंट करेगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगा और दोनों में वो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस को कम करेगा। ये है हमारा ड्यूटीज ऑफ द वर्क्स कमेटी। समझ आया कुछ बात? 3 पॉइंट और 3 मार्क्स इस शॉर्ट नोट के जो बन सकते हैं आपका। देखो, पहला एप्लीकेबिलिटी में क्या लिखोगे? कितने नंबर ऑफ वर्कर्स? 100 और मोर वर्कर्स एम्प्लॉयड और इन द पास्ट एम्प्लॉयड इन द प्रीसीडिंग 12 मंथ। सेकेंडली कॉन्स्टिट्यूशन, सो कॉन्स्टिट्यूशन ना इसका हम लोग को अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगा और क्या बताएगा? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर साइड एंड एम्प्लॉय साइड, लेकिन जो भी एम्प्लॉयज या वर्कर साइड के रिप्रेजेंटेटिव है वो शुड नॉट बी लेस देन द एम्प्लॉयर साइड होने चाहिए, ठीक है। थर्ड, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ आवर वर्क्स कमिटी? प्रमोट मेजर्स फॉर सिक्योरिंग एंड प्रिजर्विंग एमिटी एंड गुड रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड वर्कर, कमेंट अपॉन द मैटर्स ऑफ देयर कॉमन इंटरेस्ट और कंसर्न एंड अ ट्राई शैल बी मेड टू कंपोज एनी मटेरियल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। समझ में आया क्या? क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो, एक शॉर्ट नोट खत्म। दूसरी शॉर्ट नोट देखो क्या है? ग्रेवियांस रिड्रेसल कमिटी। ट्राई करते हैं कि जैसे हमने फर्स्ट वाली शॉर्ट नोट में 3 पॉइंट देखे, क्या था? एप्लीकेबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड उनका क्या ड्यूटी है, कैसे प्रोसीडिंग्स होगा। हम ट्राई करते हैं क्या इसमें भी हम वैसे पॉइंट्स करके शॉर्ट नोट बना सकते हैं और कुछ एडिशनल पॉइंट्स आएंगे तो, ठीक है। अच्छा, पहला एप्लीकेबिलिटी ये बोलता है उधर 100 और मोर वर्कर्स थे, यहाँ पे 20 और मोर वर्कर्स भी हुए तो हमारी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर एक कमिटी या एक से ज्यादा कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, ठीक है। सो नंबर 1 इज योर एप्लीकेबिलिटी। कितना नंबर ऑफ वर्कर? 20 और मोर, बराबर। नाउ व्हाट विल बी द कॉन्स्टिट्यूशन? इसका कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा अलग है, नया पॉइंट है। पहले तो बोल दिया कि इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयर्स एंड द वर्कर्स, बराबर। अब इन्होंने बोला है कमिटी होती है तो कमिटी का चेयरपर्सन भी होता है, तो कमिटी का चेयरपर्सन कौन बनेगा बताओ? टर्न बाय टर्न। एक बार अगर अभी चेयरपर्सन है एम्प्लॉयर के साइड का रिप्रेजेंटेटिव, तो नेक्स्ट टर्न में अब जो चेयरपर्सन बनेगा ना वो एम्प्लॉयज के साइड का रिप्रेजेंटेटिव होगा। बात समझ में आया? टर्न बाय टर्न बेसिस पे चलेगा। अभी अगर हम लोग ने चेयरपर्सन वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव का बनाया तो नेक्स्ट टाइम रोटेशन करके किसका बनाएंगे? एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव का। तो इस तरीके से हमारा चेयरपर्सन बनेगा। बहुत ही वैलिड और बहुत ही अच्छा पॉइंट है। देखो, चेयरपर्सन कौन होता है? जो अल्टीमेट फाइनल डिसीजन लेता है। अगर हमेशा एम्प्लॉयर के साइड का होगा तो भी ठीक नहीं है, हमेशा वर्कर के साइड का होगा तो भी ठीक नहीं है। तो हमने क्या कर दिया? टर्न बाय टर्न बेसिस पे दोनों के रिप्रेजेंटेटिव को चेयरपर्सन बनाया, बराबर। तो कॉन्स्टिट्यूशन में पहला पॉइंट सेम था, इक्वल नंबर ऑफ मेंबर रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयर एंड द वर्कर। चेयरपर्सन कौन? टर्न बाय टर्न रोटेशनल बेसिस पे चेंज होते जाएगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि इस कमेटी में मैक्सिमम 10 मेंबर्स होंगे। समझ आया? अब देखो क्या बोल रहे हैं लोग। हमने ना यहाँ पे विमेन रिप्रेजेंटेशन की भी बात किया है। कल अगर आपको फीचर्स याद होगा तो हम लोगों ने एक जगह पे लिखा था कि विमेन रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना उस विमेन रिप्रेजेंटेशन की भी बात की है। प्रोवाइडेड जो विमेन का रिप्रेजेंटेशन होगा शेल नॉट बी लेस देन द प्रपोर्शन ऑफ टोटल वर्कर्स एम्प्लॉयड, ठीक है। मतलब टोटल वर्कर से ऐसा नहीं कि हमारे टोटल वर्कर यहाँ पे 50 है और उसके सामने एक फीमेल को रख दिया, ऐसे नहीं करना है। दिस इज नॉट अ राइट रिप्रेजेंटेशन बेसिस। तो अपने को प्रोपोर्शनेटली विमेन को रखना है। किसका प्रोपोर्शनेट देखोगे तो टोटल वर्कर के सामने का, ठीक है। तो यहां तक के पॉइंट्स मोटा मोटी सेम चल रहे थे। पहला क्या था? एप्लीकेबिलिटी, एवरी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट जिसमें 20 और मोर वर्कर्स। अब कॉन्स्टिट्यूशन विल बी इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर साइड एंड वर्कर साइड। नाउ द चेयरपर्सन विल बी अपॉइंटेड ऑन अ रोटेशनल बेसिस। कभी एक साइड अगर एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव तो एक बाजू फिर वर्कर का रिप्रेजेंटेटिव। बट ध्यान ये रखना है कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर मस्ट बी 10, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम चलेगा।
जाएगा, बराबर। नेक्स्ट वाला पॉइंट हमने बोला कि हमारे कमिटी में जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा, जो भी वर्कर या एम्प्लॉयर की साइड से, हमारे यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि एडिक्वेट चांसेस मिलना चाहिए और रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलना चाहिए किसको, विमेन रिप्रेजेंटेशन को। तो हम लोगों ने यहाँ पे उनको भी कंसिडर किया, समझ आया। अब है ना कमिटी है ना ग्रेवियान सुलझा रही है, कंप्लेंट हैंडल कर रही है। अब या तो जब कमिटी के पास मैटर जाएगा तो वो मैटर सुलझ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, या फिर मैटर सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो अपने को तो पूरा प्रोसीडिंग पढ़ना पड़ेगा, इंक्लूडिंग द टाइम लाइन की कब कमिटी को हम लोग को फाइल करने का एप्लीकेशन, कितने टाइम में वो लोग सॉल्व करेंगी। और सॉल्व हो गया तो वेल एंड गुड, आगे कोई पॉइंट आएगा नहीं। लेकिन अगर सॉल्व नहीं हुआ तो क्या करने का बाद में, क्या कोई हायर अथॉरिटी है, कोई ऑफिसर है जिसके पास जाके हम लोग कंप्लेंट को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चालू करेंगे विथ प्रोसीडिंग्स ऑफ द कमिटी, ओके। सुनते जाना, बाद में अगर आपको जरूरत लगेगी तो हम लोग साइड में लिख देंगे। सबसे पहला पॉइंट बोल रहा है जो हमारा अग्रीव्ड वर्कर है, ठीक है। अग्रीव्ड वर्कर मतलब कौन, जैसे अग्रीव्ड पर्सन हु फाइल्स एन अपील इन द कोर्ट, उसका मतलब क्या होता है, जो डिससेटिस्फाइड है, जिसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे ना अग्रीव्ड वर्कर है। अब बट ऑब्वियस है यही जाएगा ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी को केस फाइल करने के लिए, मतलब एप्लीकेशन करने के लिए। सो फर्स्ट पॉइंट, हमारा अग्रीव्ड वर्कर एप्लीकेशन करेगा इन फ्रंट ऑफ ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी, ठीक है। कितने टाइम में एप्लीकेशन करने का, सो विद इन 1 ईयर। अच्छा, विद इन 1 ईयर फ्रॉम व्हाट, cause of action of that dispute arises, बराबर, ओके। अब इसके बाद कंप्लेंट तो हमने फाइल कर दी, हमारी ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी हमारी कंप्लेंट को कितने टाइम में सॉल्व करेगी, बराबर, विद इन 30 days ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट, हमारी कमेटी जो भी डिसीजन देती है वो डिसीजन कैसे आएगा, सो डिसीजन ऐसे आएगा कि हमारे मेजॉरिटी व्यू, जो कमेटी में मेजॉरिटी लोगों का व्यू है वो कंसिडर किया जाएगा। बट इसमें ध्यान ये रखना है कि ये जो मेजॉरिटी होगी ना, जो डिसीजन ले रही है, ये वर्कर के पॉइंट से ज्यादा सोचे, बराबर। तो ये होगा कि डिसीजन किस मैनर में लिया जाएगा, ओके। अब ये तो पूरा का पूरा प्रोसीडिंग ग्रीवियंस एड्रेसल कमिटी का है। लेकिन समझो, अगर हमारा वर्कर स्टिल डिससैटिस्फाइड है डिसीजन से, बराबर, या ग्रीवियंस जिसका रिजॉल्व नहीं हुआ है, अब क्या वो हायर अथॉरिटी के पास जा सकता है, आंसर इज यस। और अब वो कहां जाएगा, सो अगेन क्या लिखेंगे यहाँ पे, अग्रीव्ड वर्कर किसके पास जाएगा, अभी पता है, कंसिलिएशन ऑफिसर के पास जाएगा। कितने टाइम में जाएगा, विद इन 60 days। समझ में आया, समझा यहां तक। तो पहले के 3 पॉइंट क्या थे, देखो, एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिस्प्यूट में बी फाइल्ड विद द कमिटी बाय द अग्रीव्ड वर्कर विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। और 1 ईयर कहां से, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ तब से। सेकेंडली, कमिटी कितने टाइम में प्रोसीडिंग खत्म कर देगी, 30 days में, ठीक है। नेक्स्ट, डिसीजन जो आएगा कमिटी का वो किससे लिया जाएगा, मेजॉरिटी व्यू से। बट प्रोवाइडेड मोर देन 1/2 ऑफ मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग वर्कर्स हैव अग्रीड टू सच डिसीजन, बराबर। अगर वो लोग ने अग्री नहीं किया तो डिसीजन, कोई डिसीजन नहीं आया, ये माना जाएगा, ओके। अब ये प्रोसीडिंग खत्म हुआ, इसके बाद या तो हमारा वर्कर सेटिस्फाइड होगा या अभी भी अग्रीड होगा। सेटिस्फाई हो गया तो आगे की कहानी खत्म, लेकिन अभी भी डिससैटिस्फाइड है तो क्या करेगा, स्टिल डिससैटिस्फाइड, अग्रीड विद द डिसीजन, और जिसका ग्रीवियंस अभी भी सॉल्व नहीं हुआ वो किसके पास जाएगा, तो वो जाएगा कंसिलिएशन ऑफिसर के पास। कितने टाइम में जाएगा, विद इन 60 days में जाएगा। समझ में आई बात, इतना समझ में आया, ओके। कल अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का डेफिनेशन पढ़ा था, पता है, डिस्चार्ज, डिसमिसल, रिट्रेंचमेंट, टर्मिनेशन, ऐसे भारी भारी वर्ड्स आए थे, ठीक है। अब ये लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, देखो, झगड़ा हुआ था तभी ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी के पास गए। अब इस झगड़े की वजह से इन द मिडल ऑफ दिस डिस्प्यूट अगर हमारे एम्प्लॉयर ने हमारे वर्कर को डिस्चार्ज, डिसमिस, रिट्रेंच या टर्मिनेट कर दिया, तो ये झगड़ा अब क्या बन गया, अभी तक ये छोटा मोटा झगड़ा था, अब क्या हो गया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बन गया। समझ में आया। अभी तुमको मैं तुम्हारे लैंग्वेज में समझाती हूँ। 2 जन लड़ रहे थे, ठीक है। जब तक सिर्फ लड़की बोल रही थी, ठीक है, ऐसे नॉर्मल केसेस में देखा गया है कि लड़कियां ज्यादा बोलती है, ठीक है। तो लड़के लोग में ना थोड़ा सा पेशेंस ज्यादा होता है, तो वो लोग चुप रहना प्रेफर करते हैं, ठीक है। अभी वो लोग बहुत टाइम तक चुप है, देखो एक्सपीरियंस अलग भी हो सकता है, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो
ऐसा हो सकता है कि लड़की बोल रही है बोल रही है बोल रही है बोल रही है कंटिन्यूस, और लड़का बेचारा शांत है, ठीक है, चुप है चुप है चुप है, सुन रहा है कि अभी वो शांत हो जाएगी, खत्म हो जाएगा, मैटर हो जाएगा। बट डे बाय डे मैटर कम होने के बदले मैटर बढ़ते जा रहा है। अब लड़के का भी तो पेशेंस टूटेगा कि नहीं टूटेगा। तो लड़के ने एक बार सिर्फ बोल दिया, ठीक है, यहाँ लड़की 10 दिन से बोल रही थी, वो कुछ नहीं, लड़के ने सिर्फ एक बार बोल दिया। ओ हो, अब होगी महाभारत। अब होगा कि तूने ये कैसे बोल दिया। तो यहाँ पे ना देखो, अभी तक डिस्प्यूट छोटा सा था, ठीक है, दोनों अपने स्केल में, एक लड़की सिर्फ लड़की एक साइड से लोग बोल रहे थे और एक साइड वाला चुप था, तो छोटा मोटा डिस्प्यूट था। हो सकता था कि ये डिस्प्यूट सॉल्व हो जाता, अगर सॉल्व होता तो बड़ी महाभारत नहीं होती। लेकिन फिर क्या किया, तो लड़के ने हिम्मत करके लड़की को बोल दिया, ठीक है। अब तो हो गया कलेश और बड़े स्केल पे। तो यहाँ पे वर्कर जब तक बोल रहा था, हमारा एम्प्लॉयर उसकी बात सुन रहा था, ट्राई कर रहा था कि दोनों के बीच में सेटलमेंट आ जाए। जैसे ही एम्प्लॉयर ने वर्कर को इन द मिडल ऑफ द डिस्प्यूट डिस्चार्ज, डिसमिस, रिट्रेंच या टर्मिनेट कर दिया, तो अब होगी हमारे बीच में महाभारत। यानी अब जो वो छोटा मोटा डिस्प्यूट था वो बड़ा बन के अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बन गया। समझ में आया इतना बात? अभी समझ में आया। अब नेक्स्ट देखो, अब क्या होगा आगे देखो। तो आगे ये होगा कि अगर इन केस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो गया, कैसे हुआ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, बिकॉज हमारे वर्कर को डिस्चार्ज, डिसमिस, रिट्रेन, टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। तो अब तो फिर डायरेक्ट ट्रिब्यूनल के पास ही बात होगी, क्योंकि अब तो कलेश बहुत बड़े स्केल पे चला गया है। तो छोटी मोटी अथॉरिटी के पास हम नहीं जाएंगे, हम डायरेक्टली किसके पास में जाएंगे, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे। और कितने टाइम में फाइल करेंगे, देखो, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट जब से उसको निकाला गया। कुछ बात समझ में आया? ओके। और वन मोर पॉइंट, ये वाला पॉइंट याद है, अभी जब अग्री वर्गर ने ग्रेवियांस रिड्रेसल कमेटी के पास गया था, फिर भी वो डिससैटिस्फाइड था, तो किसके पास गया, कंसिलेशन ऑफिसर का। अब इसके आगे का कंटिन्यूइंग पॉइंट सुनो, कंसिलेशन के ऑफिसर के डिसीजन से भी डिससैटिस्फाइड है, तो क्या वो आगे वापस जा सकता है क्या कंप्लेन करने के लिए ट्रिब्यूनल के पास? यस। और कितने टाइम में जाएगा, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन डन टू द कंसिलेशन ऑफिसर। कुछ समझा क्या? थोड़ी सी टाइमलाइन ज्यादा है यहाँ पे, डेज वेज याद रखने की बात है, मैं फिर से वापस से एक बार बताती हूँ। एक लास्ट पॉइंट सुन लो फिर। ट्रिब्यूनल के पास ना हम 2 केस में जाएंगे। पहला वाला केस कब था, जब ये डिस्प्यूट बहुत बड़ा स्केल पे हो गया और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बन गया, तो हम लोग जाएंगे बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 2 years, मतलब वो डिस्चार्ज डिसमिस हुआ उसके पहले, ठीक है, तो बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 2 years जाएंगे। दूसरा केस जब हम ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे वो ये होगा कि हम पहले गए थे ग्रेवियांस रिड्रेसल के पास, डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हुआ, कंसिलिएशन ऑफिसर के पास गए, डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हुआ, अब किसके पास जाने का, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास। तो 2 तरीके में और 2 केसेस में हम लोग ट्रिब्यूनल के पास में जाएंगे। समझ में आया? So that is your proceedings of the committee। काम का क्वेश्चन, टाइमलाइन याद रखने वाला क्वेश्चन। तो फटाफट से वापस सुनते क्या हुआ यहाँ पे, स्टार्टिंग से एक बार बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ एप्लीकेबिलिटी कौन कर रहा था, यहाँ पे एवरी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट जिसमें 20 और मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड। सेकेंडली, कॉन्स्टिट्यूशन विल बी डन एज पर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर साइड एंड वर्कर साइड इक्वल इन नंबर। चेयरपर्सन कौन होगा, तो रोटेशनल बेस पे अपॉइंट होते जाएगा। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स विल नॉट बी एक्सीडिंग 10, ठीक है। प्रोसीडिंग ऑफ द कमिटी कैसे होगी, तो सबसे पहले डिस्प्यूट को लेके जाने का अपने ग्रेवियांस रिड्रेसल कमेटी के पास, कितने टाइम में, विद इन 1 year। हमारा कमेटी कितने टाइम में केस सॉल्व कर लेगा, 30 डेज। अगर हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है इनके डिसीजन से, तो हम कंसिलेशन ऑफिसर के पास जाएंगे विद इन 60 डेज। 60 डेज की 60 डेज ना, गेस। अब अगर डिस्प्यूट इतना बड़ा हो चुका है कि हमारे बीच में महाभारत छिड़ चुकी है, मतलब हमारे एम्प्लॉयर ने हमको डिस्चार्ज, डिसमिसल, रिट्रेंच, टर्मिनेट कर दिया, तो अब ये बन गया है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, सॉरी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। क्या हम डायरेक्टली ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं? यस, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 2 years। लास्टली, कंसिलेशन ऑफिसर के पास हम गए थे 60 डेज में। अब कंसिलेशन ऑफिसर से भी हमारा मैटर सुलझ नहीं सका, तो फिर किधर जाने का हम लोगों को, इस केस में भी ट्रिब्यूनल के पास में, लेकिन यहाँ पे 45 डेज में जाओगे ट्रिब्यूनल के पास। समझ में आया? समझा? ऑनलाइन स्टूडेंट समझा कि हम आगे जा सकते हैं? दोनों भी शॉर्ट नोट को एकदम इंपॉर्टेंट लिख देना। ओके, डन डन, आगे चले। ओके डन, चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक।
अब है ना ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, प्लीज पेशेंस रखना। दिस टॉपिक कंस्टिट्यूट द मेजर पार्ट ऑफ योर चैप्टर, ठीक है। तो ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, इसके बाद की जो टॉपिक बचेंगे ना, देखो एक बार ट्रेड यूनियन हो गया ना तो समझ लेना 70% ऑफ द चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज ध्यान से सुनना, पेशेंस रखना, हर एक टॉपिक एकदम इंपॉर्टेंट है। ओके चलो, तो शुरुआत करते हैं हम लोग ट्रेड यूनियन से। ओके क्या बात किया था हम लोगों ने ट्रेड यूनियन के बारे में कल? व्हाट इज अ ट्रेड यूनियन? हाँ देखो, झगड़े दो जन में सुलझ गया तो बेस्ट, सबसे बेस्ट हो गया, नहीं सुलझता है तो हमको चाहिए ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन इसीलिए चाहिए, देखो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा एम्प्लॉयर हमारी बात नहीं सुनता, एक जन बोलता है तो बार बार उसको इग्नोर करता है, तो हमारा एम्प्लॉय ने अब क्या किया, वर्कर्स ने क्या किया, अपने बेनिफिट के लिए बनाया ट्रेड यूनियन, ठीक है। यूनियन का मतलब ही होता है ग्रुप ऑफ पर्सन डूइंग अ वर्क टुगेदर और आर मीटिंग फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है। अब यहाँ पे किस चीज के लिए हम लोग मिले, तो ट्रेड यूनियन ट्रेड के पर्पस के लिए मिला है। अब ट्रेड का पर्पस मतलब क्या, तो जो भी हमारे केस में जो भी एम्प्लॉयर के पास हमारे वर्कर्स जाते थे और एम्प्लॉयर हमारी बात नहीं सुनता था, तो ट्रेड यूनियन उनके बिहाफ पे क्या करता था, कलेक्टिव बार्गेनिंग करता था। कलेक्टिव का मतलब ही क्या हुआ, हर एक सारे लोगों के मिलके आप उनकी आवाज बनते हो और आप उनको रिप्रेजेंट करते हो, इसको हम लोग कलेक्टिव बार्गेनिंग बोलते हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं वर्कर्स लैक्ड दैट कलेक्टिव बार्गेनिंग, इसकी वजह से हमको ट्रेड यूनियन बनाना पड़ा एंड हम लोग फिर उनको वो मैटर हमारे एम्प्लॉयर के सामने या जहां पे भी जरूरत पड़ रही थी वहां पे हमारी डिमांड्स रख रहे थे, बराबर। तो ये है हमारा ट्रेड यूनियन। अब कितने एक्ट हमारे इस चैप्टर में इस कोड में कंबाइन हुए, तीन में से एक कौन सा एक्ट था, ट्रेड यूनियन ही था, तो पहले ये अलग से एक्ट था, अब हमने उसको एक चैप्टर बना दिया। तो यहाँ पे एक्चुअली में पढ़ना क्या है, तो पढ़ना ये है कि ट्रेड यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है, ठीक है। लेजिट एक कंपनी हम बनाते हैं ना, तो हम देखते हैं पहले कंपनी के लिए कितने लोग चाहिए, फिर कंपनी के एमओए में क्या लिखा होता है, मेंबर्स क्या काम कर सकते हैं नहीं कर सकते, अगर फंड आता है तो फंड कहाँ यूटिलाइज हो सकता है, मेंबर डिस्क्वालीफाई कब होगा, ऐसे बहुत सारी केसेस, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हमको ट्रेड यूनियन के बारे में पढ़नी है कि भाई अगर ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करना है तो कितने मेंबर चाहिए, ट्रेड यूनियन के अंदर कितने मेंबर्स होने चाहिए, ट्रेड यूनियन क्या काम कर सकता है क्या काम नहीं कर सकता। दूसरा, ट्रेड यूनियन के लिए जैसे एमओए बनाए कंपनी के लिए, वैसे ट्रेड यूनियन के भी कुछ लॉज होंगे, कुछ रूल्स होंगे जिसमें लिखा होगा कि ये क्या काम कर सकते हैं। सो इसीलिए ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए शांति से और एकदम अच्छे से एंड तक सुनना, ठीक है। नाउ स्टार्टिंग विद दैट थिंग, सबसे पहला हमारा ट्रेड यूनियन रजिस्टर होने वाला है, तो रजिस्टर करने के लिए किसके पास जाएगा, तो पहले अथॉरिटी बनाने की कि नहीं बनाने की, तो सबसे पहले हम बात ही करेंगे अबाउट रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन। कौन बनाएगा, तो ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रार हमारा स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा, और ये क्या काम करेगा और इसके पास क्या पावर्स होंगे, तो जिसने इसको बनाया वही ये चीज को डिसाइड करेगा, हमको इसमें ज्यादा कुछ दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। मतलब अपने को ऐसे लिख देने का, शैल हैव सच other powers and shall perform such other functions as may be prescribed by the state government, बराबर बराबर। तो यहाँ पे पहला पॉइंट देखो क्या पढ़ा हम लोगों ने, हमारा ट्रेड यूनियन रजिस्टर करने के लिए जाएगा, तो रजिस्टर किसके पास करेगा, अथॉरिटी के पास, तो अथॉरिटी पहले कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे अथॉरिटी कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी, हमारी स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर में ना नोट्स में आगे आपको कुछ कुछ जगहों पे ऐसा लिखा हुआ दिखेगा शॉर्ट फॉर्म, समझ जाना वो ट्रेड यूनियन है। और अगर तुमको ना याद रहे, ऐसा 1% भी लगे कि मुझे याद नहीं है, तो है ना उधर ही लिख दो कि ट्रेड यूनियन इज इक्वल टू दिस शॉर्ट फॉर्म, नहीं तो एग्जाम टाइम पे क्या होगा पता है, बुक खोल के बैठेंगे, कुछ कुछ जगह पे टीयू लिखा हुआ दिखेगा, तो ये क्या लिखा हुआ है करके फिर हमारे अपने अजम्पशन चालू होंगे, हम जिन दोस्तों को फोन करेंगे उनको भी नहीं पता होगा, फिर हमारे वो पता नहीं वो ट्रेड यूनियन का टीयू आगे कहां जाके पहुंचेगा। इससे अच्छा ज्यादा हम लोगों की लाइफ सॉर्टेड रखने के लिए उधर लिख दो ट्रेड यूनियन इज इक्वल टू, आगे जो शॉर्ट फॉर्म है वो ये है, बराबर, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। ओके अब देखो, तो पहला हमने क्या किया, हमने अथॉरिटी बनाई और उस अथॉरिटी के पास जाके हमारा ट्रेड यूनियन रजिस्टर करेगा। ओके अब सवाल ये आता है कि क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए, तो ट्रेड यूनियन को उसमें जितने भी मेंबर्स है, अभी मैं बताती हूँ उसमें कितने मेंबर्स चाहिए हमको, जितने भी मेंबर्स होंगे उसमें से मिनिमम 7 और मोर पर्सन विल गो एंड फाइल एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार,
ठीक है, तो पहला क्राइटेरिया क्या बोला, एनी 7 और मोर पर्सन और मेंबर्स में बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम्स टू द रूल्स ऑफ ट्रेड यूनियन अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन। ओके, पहला क्राइटेरिया। अब हमारे मेंबरशिप थ्रेशोल्ड कितनी होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए, मतलब हमारे ट्रेड यूनियन के अंदर टोटल कितने मेंबर होने चाहिए, ठीक है, इट इज 10% और मोर ऑफ द वर्कर्स, टोटल वर्कर का 10% देखो, या फिर 100 विच एवर इज लेस। कुछ समझ में आया? देखो आ गया, मिल गया। तो मिनिमम हमारे ट्रेड यूनियन में, और ये भी है ना मिनिमम है, ठीक है, तो मिनिमम हमारे ट्रेड यूनियन में कितने मेंबर्स होने चाहिए, तो मिनिमम मेंबर होने चाहिए 10% ऑफ द वर्कर्स और 100 विच एवर इज लेस, बराबर। अब तुमको कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई ये कौन है और ये कौन है, तो अगर ना नहीं हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर होगा आगे तो मैं अभी से बता दूं, ये 7 और वो जन है जो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। अब देखो 100 वर्कर होगा तो एक साथ रजिस्ट्रार के ऑफिस में तो नहीं चले जाएगा ना कि देखो हम लोग आ गए, जाओ 2 रजिस्ट्रेशन दो, ठीक है, तो इतना प्रेशर नहीं करना हमको अथॉरिटी को। हमारी ट्रेड यूनियन में जितने भी मेंबर है उसमें 7 जन को या उससे ज्यादा जन को जाने का और रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने का, बराबर, तो ये वो 7 जन है। और हमारे ट्रेड यूनियन में टोटल कितने मेंबर्स होने चाहिए, तो मिनिमम एटलीस्ट 10% और मोर ऑफ द वर्कर्स और 100 विच एवर इज लेस होने चाहिए, तो ये टोटल की बात हुई। अब क्या हमको ये वाली क्राइटेरिया हमेशा फॉलो करनी है, मतलब हमेशा हमारी ट्रेड यूनियन में इतने मेंबर्स होने चाहिए, आंसर इज यस। ओके, ऑलवेज एंड फॉर ऑलवेज, जब तक ट्रेड यूनियन बना रहेगा तब तक हमको इतने मेंबर्स चाहिए ही चाहिए, और ये मिनिमम है कि मैक्सिमम, इट इज मिनिमम। इतना समझ में आ गया? समझा? अब वैलिडिटी ऑफ एप्लीकेशन इन केस ऑफ विड्रॉल ऑफ एप्लीकेंट्स। अब देखो क्या हुआ ना, यहाँ पे हमने एप्लीकेशन तो कर दी, जब हमने एप्लीकेशन किया तब हमारे यहाँ पे 10% और वर्कर और 100 वर्कर विच एवर इज लेस की क्राइटेरिया फुलफिल हो रही थी। बट जैसे ही हमने एप्लीकेशन कर दिया उसके बाद और रजिस्ट्रेशन मिलने से पहले बाकी के जो सारे एप्लीकेंट्स हैं वो खुद ही सामने से निकल जाते हैं, वो बोलते हैं नहीं अब हमको कंटिन्यू नहीं करना है, या रजिस्ट्रार को जाके बोलते हैं कि हमारा नाम निकाल दो इस ट्रेड यूनियन से, हमको इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, ठीक है। तो क्या इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन को ही हम लोग वहां पे डिस्क्वालीफाई कर देंगे? नहीं, बट जो मेंबर खुद सामने से डिसोसिएट कर रहे हैं ना खुद को, याद रखना वो मोर देन हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं होना चाहिए। अगर मोर देन हाफ ही निकल जाएंगे तो बचेंगे कितने, तो उस केस में फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएगी एप्लीकेशन। बट अगर अभी कोई नॉर्मल सिचुएशन में कोई एप्लीकेंट अपने आप को उस एप्लीकेशन से निकाल देता है तो हमारी एप्लीकेशन स्टिल वैलिड रहेगी। कंडीशन इज मोर देन हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स शुड नॉट विड्रॉ। कुछ समझ में आ रहा है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो क्या बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, वैलिडिटी ऑफ एप्लीकेशन इन केस ऑफ विड्रॉल ऑफ द एप्लीकेंट। सो क्या हुआ, एप्लीकेशन के बाद बट रजिस्ट्रेशन मिलने से पहले अगर हमारे कुछ एप्लीकेंट्स ने बोला नहीं नहीं हमको नहीं काम करना है, हमको इस मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करना है, तो भी हमारी एप्लीकेशन वैलिड ही रहेगी, प्रोवाइडेड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स उसमें से मोर देन 1/2 शुड नॉट रिजाइन और डिसएसोसिएट। समझ में आया बात? नेक्स्ट देखो, नाउ कंडीशन फॉर कंटिन्यूइंग रजिस्ट्रेशन। क्या मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, ये जो 10% ऑफ वर्कर और 100 वाली क्राइटेरिया है वो जब तक ट्रेड यूनियन जिंदा है तब तक उसके मेंबर्स उतने होने चाहिए। तो यहाँ पे भी क्या लिखा है कि अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू रखना चाहते हो तो आपके यहाँ पे इतने नंबर ऑफ वर्कर कम से कम एज मेंबर होने ही चाहिए। 4 पॉइंट समझ में आया? क्या क्या लिखा था? पहला, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर, क्या है क्राइटेरिया फॉर रजिस्ट्रेशन, कितने चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स? 7 और मोर, 7 और मोर, 7 और मोर। टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने चाहिए? 10%, 10%, 10% और 100, 100, 100, 100, 100, 100, 300 नहीं 100 विच एवर इज लेस, ठीक है। अब अगर हमारे कुछ एप्लीकेंट्स ने हमको दे दिया धोखा, पहले तो रजिस्ट्रेशन के टाइम एकदम फुल जोश में आए, हाँ हाँ मैं भी आऊंगा मैं भी आऊंगा मैं भी आऊंगा, जैसे ही ट्रिप बना या वो हुआ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया था, फिर बोला मैं एग्जिट ले रहा हूँ, नहीं नहीं मेरे को अलाउ नहीं कर रहे, मेरे मम्मी पापा नहीं बोल रहे, ये नहीं वो नहीं, तो निकल गए, ठीक है। बट ये कब हुआ पता है? हमने एप्लीकेशन कर दी थी, व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया था, बट रजिस्ट्रेशन मिलने ही वाला था, मतलब हम लोग ट्रिप पे जाने ही वाले थे, उससे पहले हट गए, ठीक है। अब
अब उस व्हाट्सएप ग्रुप में जितने टोटल थे उससे हाफ से ज्यादा निकल जाते हैं तो गया ना ट्रिप कैंसिल। गोवा का ट्रिप कभी आउट ऑफ द व्हाट्सएप निकलेगा ही नहीं, तो यहाँ पे ट्रिप हो गई कैंसिल, ठीक है। तो इधर बट अगर उससे कम ऐसे 2-3 जन निकले जो बोले नहीं नहीं मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, हाँ तो ठीक है, फिर भी हम लोग तो गोवा जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वैलिडिटी ऑफ एप्लीकेशन इन केस ऑफ विड्रॉल ऑफ द एप्लीकेंट, अगर हमारे ओ बाप रे अगर हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था तो आफ्टर एप्लीकेशन बिफोर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, अगर हमारे एप्लीकेंट्स निकल जाते हैं तो भी हमारी एप्लीकेशन वैलिड ही रहेगी, हमको रजिस्ट्रेशन दिया ही जाएगा। कंडीशन इज मोर देन 1/2 शुड नॉट डिसएसोसिएट, समझ गया। लास्ट वाला बोलता है चलो आपको रजिस्ट्रेशन तो मिल गया, रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद भी आपको इतने नंबर ऑफ वर्कर्स अपने यहाँ कंटिन्यूड रखने ही पड़ेंगे। Are we very clear with this? Done with this very basic, very important criteria. Now see the next. Provision to be contained in the constitution or rules of trade union. कंपनी के केस में MOA बनता है, बराबर। देन जैसे हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हर एक सिटीजन के बारे में सारे राइट, फंडामेंटल राइट्स वो सब लिखते हैं, वैसे जो ट्रेड यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है उस केस में हम लोगों को क्या लिखना है रूल्स के अंदर। ओके पहला हम लोगों को ये लिखना है कि हमारी ट्रेड यूनियन का नाम क्या होगा, हमने कौन से काम के लिए ट्रेड यूनियन को बनाया है, ठीक है। अच्छा आप ट्रेड यूनियन चलाने के लिए भी फंड्स चाहिए रहेंगे, तो वो फंड कौन कंट्रीब्यूट करेगा, अपना मेंबर कंट्रीब्यूट करेगा, तो जो जनरल फंड्स है वो कितना होगा और किस पर्पस के लिए स्पेंड किया जाएगा वो भी यहाँ पे लिखने का। देन लिस्ट ऑफ मेंबर्स लिखने की, ताकि हमको क्या पता चले इसमें कि भाई वो जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो रही है कि नहीं। नेक्स्ट हमको अगर और मेंबर्स को ऐड ऑन करना है, मतलब और वर्कर्स हमारी ट्रेड यूनियन में जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा क्या प्रोसीजर होगा विथ रिस्पेक्ट टू एडमिशन ऑफ दैट मेंबर्स। देन अगर कोई टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए हमारे साथ में जुड़ना चाहता है तो वो टेम्पररी मेंबर कैसे जुड़ेगा उसकी भी कंडीशन देखने की। बट ये जो टेम्पररी साथ में मेंबर जुड़ा है ना, कल हमने ऑफिस बेरर का एक डेफिनेशन किया था, याद है। ऑफिस बेरर मतलब वो जो पूरे ट्रेड यूनियन के अफेयर्स को मैनेज करता है, कंट्रोल वगैरह करता है वो। देखो क्या टेम्पररी मेंबर को आप ऑफिस बेरर बना सकते हो? नहीं। तो यहाँ पे टेम्पररी मेंबर को एडमिट करने का, बट ही विल नॉट बी मेड एज एन ऑफिस बेरर फॉर दैट। समझ आया। नेक्स्ट अच्छा अभी हम लोगों ने बात किया मेंबर को जनरल फंड एक अक्यूमुलेट होगा तो उसके लिए सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ेगा। सो पेमेंट कितना करना है मेंबर को वो क्राइटेरिया यहाँ पे लिखने की, ठीक है। अब अगर हमारे मेंबर ने कुछ भी ऐसा गलत काम किया जिसकी वजह से उसके ऊपर फाइन लगाना पड़ा या उसके कुछ राइट्स को फोरफिट करने पड़े, ठीक है, तो क्या इस केस में हमारा मेंबर बेनिफिट के लिए, कोई भी बेनिफिट के लिए एलिजिबल होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली ही विल नॉट बी एंटाइटल्ड, ठीक है। देन सारे मेंबर्स की यहाँ पे एक एजीएम रखने की डिसीजन कैसे लोगे, डिस्कशन कैसे करोगे, कैसे बिजनेस ट्रांजैक्ट करोगे, कैसे नए मेंबर को या ऑफिस बेरर को सिलेक्ट करोगे, इसके लिए क्या रखने का? एजीएम, मेंबर की जनरल मीटिंग। इधर भी है ना हमारे इतने सारे मेंबर, तो मीटिंग रखने की, ठीक है। तो मीटिंग कैसे रखी जाएगी, उसमें क्या मैटर्स ट्रांजैक्ट किए जाएंगे एंड ऑफिस बेरर का इलेक्शन कैसे होगा, ठीक है। Manner in which the members and the office bearers shall be elected once in every period of 3 years and removed। ये जो ऑफिस बेरर है टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए कि परमानेंट एक ही ऑफिस बेरर चलेगा? हम करेंगे इसको 3 साल के लिए इलेक्ट, उसके बाद हमको इसको चेंज करने का, ठीक है। देन सेफ कस्टडी ऑफ फंड, देखो इधर फंड जमा हुआ है, जनरल फंड्स जो जमा हुए, टाइम टू टाइम ऑडिट कराने का, जिससे क्या पता चलेगा कि भाई पैसों का कहीं भी मिसयूज तो नहीं हो रहा। अब इसके लिए हमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बनाने पड़ेंगे और ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारी अथॉरिटी इंस्पेक्ट भी करेगा। सो उस सब के रिलेटेड प्रोविजन बनाओ, ठीक है। बस लास्ट वाला लिखने का कि कोई भी और रूल को आप कैसे अमेंड करोगे, चेंज करोगे, कैंसिल करोगे, उसके बारे में भी रूल्स लिखने के, बराबर। याद कैसे रखोगे सुनो, पहले याद रख लो ट्रेड यूनियन की बेसिक्स, यानी नेम क्या है, मेन ऑब्जेक्ट क्या है, कितने लिस्ट ऑफ मेंबर है। फिर मेंबर से रिलेटेड आगे की थोड़े से पॉइंट्स याद रखो, जैसे कि जो मेंबर है अगर नया मेंबर जुड़ना चाहता है तो उसका एडमिशन प्रोसीजर कैसे होगा। अब ये मेंबर टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए भी हमारे साथ में जुड़ना चाह सकता है, तो टेम्पररी वाला जुड़ सकता है बट ऑफिस बेरर बन सकता है क्या? नहीं, ठीक है। फिर ये मेंबर को साल में एक मीटिंग रखने की, तो एजीएम क्या होगी, उसमें क्या हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्ट करेंगे और ऑफिस बेरर को हम
हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, रीअपॉइंट करेंगे. सो बाय द वे द ऑफिस बेरर विल बी सिलेक्टेड एंड रीअपॉइंटेड एंड द टेन्योर विल बी 3 years. ठीक है. अब ट्रेड यूनियन को चलाने के लिए पैसा चाहिए. यस. तो जनरल पर्पसेस ऑफ फंड विल बी अक्यूमुलेटेड. तो अब फंड से रिलेटेड पॉइंट याद रखो. तो इसमें फंड अक्यूमुलेट करने में पैसा कौन देगा, मेंबर देगा. तो पेमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन बाय द मेंबर. बराबर. नेक्स्ट, फंड अक्यूमुलेट हुए एंड टू चेक दैट एंड टू बी मेड श्योर दैट ये फंड्स का कहीं पे भी मिसयूज नहीं हो रहा है, इसलिए टाइम टू टाइम क्या करने का, ऑडिट फॉर द पर्पस ऑफ सेफ पर्पस ऑफ द फंड. समझ में आई बात. तो ये हो गया तुम्हारा रूल बुक ऑफ द ट्रेड यूनियन, याद रहेगा. तो ये सारे पॉइंट्स इसमें आएंगे. अब आ जाओ नेक्स्ट, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, ऑल्टरेशन ऑफ नेम एंड द प्रोसीजर. पहले हम ये काम करते हैं, हम एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ते हैं. हमने बहुत सारे एक्ट के अंदर अलग अलग रजिस्ट्रेशन पढ़ा हुआ है. क्या करते थे हम लोग बेसिकली, वहां पे फॉर्म फाइल करते थे, डॉक्यूमेंट देते थे, फीस भरते थे और रजिस्ट्रेशन दिया जाता था. ठीक है. अब यहाँ पे भी क्या होगा देखो. हम लोगों को क्या करने का, जब हम लोग एप्लीकेशन करने जा रहे हैं ना रजिस्ट्रार के पास में, तो हमारी एप्लीकेशन को एक एफिडेविट के साथ में सबमिट करने का, मतलब एक डिक्लेरेशन हम लोगों को वहां पे देने का. ठीक है. डिक्लेरेशन एज टू व्हाट, हमने बोला हमारे यहाँ पे मिनिमम मेंबर है, तो एफिडेविट देखिए बताओ सारे के सारे मेंबर में कोई ऐसा तो नहीं है जो डिस्क्वालिफाइड है. अलग अलग चीजों के डिक्लेरेशन यहाँ पे देने के. ओके. नेक्स्ट, हमारे मेंबर ने जो रूल बुक अभी हमने ऊपर पढ़ी थी उसके सारे क्लॉजेस को अडॉप्ट किया होगा. और अडॉप्ट कौन सी मीटिंग में किया होगा, एजीएम हुई थी उसमें, तो कुछ तो रेजोल्यूशन पास हुआ होगा, उस रेजोल्यूशन की कॉपी अटैच करो. ठीक है. नेक्स्ट, अब किस चीज की कॉपी अटैच करनी है, तो हमने जो एप्लीकेशन किया, सारे मेंबर्स ने डिसाइड किया होगा कि हम लोगों को ये एप्लीकेशन करना है, सो कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन फॉर दैट पर्पस ऑल्सो. अब एक नया पॉइंट है यहाँ पे देखो, इन केस ऑफ ट्रेड यूनियन बीइंग अ फेडरेशन और अ सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. अ कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय मेंबर ऑफ ईच ऑफ द मेंबर्स मीटिंग सेपरेटली अग्रीइंग टू कॉन्स्टिट्यूट फेडरेशन और सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन. मतलब यहां तक के पॉइंट्स क्लियर. पहला क्या दिया था, डिक्लेरेशन देने का एफिडेविट के तौर पे. मेंबर ने जो रूल बुक में सारे क्लॉजेस को अडॉप्ट किया उसका एक कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन फाइल करो. देन कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन फाइल करो विथ रिस्पेक्ट टू द एप्लीकेशन. लेकिन लास्ट वाला पॉइंट थोड़ा सा अलग है. क्या बोला है लास्ट वाले पॉइंट ने, नया कुछ टर्म दिखेगा, क्या है वो, फेडरेशन और सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन. वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अगर आपकी ट्रेड यूनियन एक फेडरेशन या सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, फेडरेशन का मतलब समझता है, 2-3 इंस्टीट्यूट या 2-3 लोग साथ में मिलके काम कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या है ना, देखो, इट्स एन एसोसिएशन ऑफ मल्टीपल ट्रेड यूनियन. ओके. अच्छा, हम अगर एक ट्रेड यूनियन बना रहे हैं जो एक ही एस्टैब्लिशमेंट के अंदर लिमिटेड होगी, एस्टैब्लिशमेंट के लिए बने हुई है, ठीक है, तो वो एक ट्रेड यूनियन बनाया जाएगा. लेकिन अगर हम लोग ऐसा बोले कि हम लोग एक पूरी इंडस्ट्री के लिए या पूरे एक स्टेट के लिए या नेशनल लेवल पे एक ट्रेड यूनियन बना रहे हैं, बन सकता है. तो ये क्या होगा, देती हूँ मैं टाइम, देती हूँ रिंगने का, रुको. तो ये क्या होगा, एसोसिएशन ऑफ मल्टीपल ट्रेड यूनियन टुगेदर. ओके. तो जब मल्टीपल ऑफ ट्रेड यूनियन इज टुगेदर देन इट इज कॉल्ड एज अ फेडरेशन और अ सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन. समझ में आया. क्या हमारे इंडिया में ऐसी कोई ट्रेड यूनियन है? यस, इट इज कॉल्ड एज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस. या फिर आपने भारतीय मजदूर संगठन या ऐसा कुछ सुना होगा शायद, वो भी यहाँ पे ही आएगा. ठीक है. रुको, मैं 2 मिनट में आपको जब लिखने का टाइम देती हूँ ना, यहाँ पे स्पेलिंग लिखती हूँ मैं. ठीक है. क्या था, मजदूर. ठीक है. तो ये ऐसी ट्रेड यूनियन है जो सिर्फ एक एस्टैब्लिशमेंट के अंदर की नहीं है, एक पूरी इंडस्ट्री के लिए या पूरे स्टेट के लिए या नेशनल लेवल पे वो ट्रेड यूनियन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है. अच्छा, अगर मल्टीपल ट्रेड यूनियंस आर देयर टुगेदर, तो क्या अगर हमने सिर्फ एक ही ट्रेड यूनियन का कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन लिया रहेगा, चलेगा? मल्टीपल का लेना पड़ेगा. इसीलिए देखो लास्ट में क्या लिखा है, अगर ये फेडरेशन या सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है तो हम क्या करेंगे, कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन लेंगे ऑफ मेंबर्स ऑफ ईच ऑफ द स्टेट या ईच ऑफ द मेंबर. समझ आया. तो हमने अभी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन. क्या क्या दोगे, सबसे पहले डिक्लेरेशन इन द फॉर्म ऑफ एफिडेविट, कॉपी ऑफ द रेजोल्यूशन. किसके बारे में है ये,
मेंबर जो रूल बुक में सारे क्लॉजेस को अडॉप्ट कर रहे हैं। थर्ड, वापस से हम लोगों को रेजोल्यूशन देना है किसके बारे में, हम जो एप्लीकेशन कर रहे हैं और उसमें मेंबर्स को अलाउ किया जा रहा है वो। लास्टली जो हमारा फेडरेशन या सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इन केस ऑफ फेडरेशन एंड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन हमारे ट्रेड यूनियन में ईच ऑफ द यूनियन में रेजोल्यूशन पास हुआ होगा, हमको सारे के सारे की कॉपी यहाँ पे अटैच करने की। बात समझ में आई? फटाफट से वहां पे साइड में जगह दिख रही होगी, उधर ये चीज लिख दो। So this was your application procedure for the purpose of the trade union. ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे वो देखो। So now the next thing is given here, additional document by existing trade union before the registration. देखो यहाँ पे भी हम लोगों ने एक टाइप के डॉक्यूमेंट्स ही दिए थे। ये डॉक्यूमेंट्स उन लोगों के लिए थे जो नई ऑर्गेनाइजेशन या अभी अभी जो ट्रेड यूनियन बनाए उनके लिए। ठीक है, अब अगर कोई ट्रेड यूनियन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी, ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, उन्होंने जब बनाया था तब रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, बट नाउ दे आर गोइंग एंड अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन। तो अगर ये लोग पहले से एस्टैब्लिश थे तो इन लोगों के पास में फंड भी था पहले से, मतलब इनके अकाउंट्स पहले से बनते थे, ऑडिट होता था। तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अलोंग विथ अवर एप्लीकेशन वी हैव टू गिव अ जनरल स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड द लायबिलिटीज। समझ आया? तो ये वाला डॉक्यूमेंट आएगा ओनली एंड ओनली इन द केस ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रेड यूनियन। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट। क्या हमारा रजिस्ट्रार अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मंगाना चाहता है तो वो मंगा सकता है? ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स यस। ठीक है, अच्छा अब मजे की बात, इतने सारे डॉक्यूमेंट देखने के बाद, एडिशनल डॉक्यूमेंट मंगाने के बाद, क्या रजिस्ट्रार के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर है टू रिफ्यूज द रजिस्ट्रेशन अंटिल सच एडिशनल इंफॉर्मेशन और इज फर्निश, या फिर हमारे रजिस्ट्रार को लगता है कि नहीं रजिस्ट्रेशन नहीं देना है, क्या उनके पास वो डिस्क्रिशनरी पावर है? यस। ओके, नेक्स्ट, हमारी ट्रेड यूनियन ने जो नाम रखा है ना, ठीक है, अगर वो नेम आइडेंटिकल है विद अ नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग ट्रेड यूनियन, ठीक है, या फिर इट नियरली रिजेंबल्स विद द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग ट्रेड यूनियन, और अगर हमने नए वाले ट्रेड यूनियन को रजिस्ट्रेशन दिया सो इट विल डिसीव द पब्लिक और कॉज कंफ्यूजन, तो भी इस ग्राउंड पे क्या हमारा अथॉरिटी रजिस्ट्रेशन के लिए रिफ्यूज कर सकता है? यस। समझ आया? सो दिस इज योर रिफ्यूजल वाला प्रोसीजर। नाउ एज वी टॉक्ड अबाउट द रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के साथ हम लोगों ने दिए एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अगर रजिस्ट्रेशन दिया है सो कैंसिलेशन भी हो सकता है या फिर रिमूवल भी हो सकता है, तो अब वो वाली कंडीशन आएगी। नाउ सी, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन एंड द कैंसिलेशन। मुझे बताओ अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो अपने को क्या दिया जाएगा? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। लेकिन अगर हमको कैंसिल करना है या हमारी एप्लीकेशन हम विड्रॉ कर सकते हैं क्या? ये तो विड्रॉ कौन करेगा? देखो हमारा ट्रेड यूनियन ही कुछ ग्राउंड्स पे अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकता है, या फिर हमारी अथॉरिटी डायरेक्ट हमारे सर्टिफिकेट को कैंसिल कर सकती है। ठीक है, अब सर्कमस्टांसेस सुनो। पहला, रजिस्ट्रेशन अगर हम लोगों को ग्रांट हो गया तो क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। नाउ इफ अ ट्रेड यूनियन हैज ऑलरेडी टेकन रजिस्ट्रेशन एज पर द अर्लियर लेबर कोड, वापस रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है नहीं। क्या अज्यूम करोगे? डीम्ड रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब कैंसिलेशन या विड्रॉल कब होगा? देखो, क्या हमारी अथॉरिटी को हमारा ट्रेड यूनियन एप्लीकेशन कर सकता है कि हमको अब हमारी एप्लीकेशन विड्रॉ करनी है? यस। हमारा अथॉरिटी कब हमारे रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करेगा? दो केस में। एक तो हमको ये पता चला कि रजिस्ट्रेशन देने के बाद में इस कोड में जो ट्रेड यूनियन के बारे में कंडीशन लिखा हुआ है उस कंडीशन में कुछ भी कॉन्ट्रावेंशन हुआ है तो क्या कर देने का? डायरेक्ट कैंसिल। मेंबर वाला क्राइटेरिया याद है? मेंबर में अपने को इतना मेंटेन करना था, 10% ऑफ वर्कर्स और 100 विच एवर इज लेस। अगर हम इससे भी नीचे चले जाते हैं तो क्या हमारा सर्टिफिकेट कैंसिल हो सकता है? यस। समझ आया? Lastly, registrar before doing any of the cancellation or any of the action at least 60 days का नोटिस देगा in previous in writing कि हम लोग इस ग्राउंड पे आपके रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट को कैंसिल कर रहे हैं। समझ में आया? नाउ सी द नेक्स्ट। कैंसिलेशन के लिए कैंसिलेशन ऑर्डर दिया जाएगा एंड सर्टिफिकेट विल बी कैंसल्ड। नाउ हमारी अथॉरिटी किस रीजन की वजह से हम लोगों ने कैंसिल किया था वो भी लिखेगी एंड द सेम विल बी कम्युनिकेटेड इन राइटिंग टू द ट्रेड यूनियन ऑल्सो। ठीक है, अब
अगर हमारी अथॉरिटी हमको रजिस्ट्रेशन नहीं देती या हमारे सर्टिफिकेट को कैंसिल कर देती है, क्या हमारे पास अपील फाइल करने की अपॉर्चुनिटी है? यस yes. पहली बात तो किसके पास जाओगे अपील फाइल करने के लिए? ट्रिब्यूनल के पास। किसके लिए गए? एक तो या तो हमको रजिस्ट्रेशन देने से मना कर दिया या हमारा सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया, तो हमारा ट्रिब्यूनल क्या बोलेगा रजिस्ट्रार को कि भाई इनको सर्टिफिकेट दो और इनका रजिस्ट्रेशन कर दो, ठीक है। बट ये कब बोलेगा? जब सारी टर्म्स एंड कंडीशन उनको प्रॉपर दिखती है, ठीक है। अगर प्रॉपर नहीं दिखती तो हमारी अपील को क्या कर दिया जाएगा? डिसमिस, ठीक है। या फिर जो हमारी अथॉरिटी ने कैंसलेशन का ऑर्डर दिया था उस ऑर्डर को ही सेट असाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। नाउ दिस इज योर एंटायर प्रोसेस फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। टाइमलाइन कैसे याद रखोगे? पहला तो ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम लोगों को अथॉरिटी चाहिए, तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया? पहले अथॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया। हु इज दैट अथॉरिटी एंड कौन सी गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया? स्टेट गवर्नमेंट ने। कौन सी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है? रजिस्ट्रार, ठीक है। व्हाट इज द बेसिक क्राइटेरिया फॉर रजिस्ट्रेशन? कितने नंबर ऑफ मेंबर्स जाएंगे? 7 और मोर। टोटल नंबर इन द ट्रेड यूनियन विल बी 10% ऑफ द वर्कर और 100 whichever is less, ठीक है। देन हमारी एप्लीकेशन फिर भी वैलिड रहेगी अगर हमारे एप्लीकेंट मना कर देते हैं, बट कितने एप्लीकेंट ने अगर मना किया तो हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसल, वो मोर देन हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वर्कर। लेकिन अगर 2-4 लोग निकल जाते हैं तो उस केस में हमारी एप्लीकेशन फिर भी वैलिड रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट वाला आता है कंडीशन फॉर द कंटिन्यूइंग रजिस्ट्रेशन। अगर आप चाहते हो कि आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बना रहे तो क्या करने का? हम आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मतलब आपकी ट्रेड यूनियन में 10% ऑफ द वर्कर्स और 100 whichever is less हमेशा एंड हमेशा मेंटेन रहने चाहिए, ठीक है। अब रूल बुक बनाएंगे हम लोग ट्रेड यूनियन की, उसके अंदर क्या क्या लिखेंगे? देखो बेसिक कंडीशन, मेंबर की डिटेल, फंड की डिटेल, इतने पॉइंट्स आप लोग बना दोगे तो आपकी ट्रेड यूनियन का रूल बुक बन जाएगा, ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट, क्या हमको डॉक्यूमेंट भी देने पड़ेंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे? ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स यस। डॉक्यूमेंट क्या दोगे? तो पहले तो एफिडेविट देने का, 2 रेजोल्यूशन की कॉपी देने की। एक रेजोल्यूशन की कॉपी कौन सी? जो मेंबर ने अडॉप्ट किया ना रूल बुक उसकी। थर्ड कौन सी देने की? जो मेंबर अलाउ कर रहे हैं ना हम लोगों के रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके लिए भी एक रेजोल्यूशन पास किया होगा उसकी। लास्टली, इफ अ ट्रेड यूनियन इज अ फेडरेशन और सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब मल्टीपल ट्रेड यूनियंस आर एसोसिएटेड, तो हर एक ट्रेड यूनियन के मेंबर ने जो भी रेजोल्यूशन पास किया उसकी कॉपी दी जाएगी। समझ में आई बात? नाउ एडिशनल डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा क्या अगर एग्जिस्टिंग ट्रेड यूनियन है? तो आंसर इज यस। क्या एडिशनल डॉक्यूमेंट दोगे? सो जनरल स्टेटमेंट ऑफ असेट एंड लायबिलिटी जो एग्जिस्टिंग ट्रेड यूनियन थी फॉर मोर देन 1 ईयर बिफोर द डेट ऑफ मेकिंग एन एप्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट, क्या हमारा अथॉरिटी फर्दर इंफॉर्मेशन बोल सकता है देने के लिए? यस। लेकिन अगर हमारा ट्रेड यूनियन फर्दर डॉक्यूमेंट नहीं देता या रजिस्ट्रार को कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशन प्रॉपर नहीं दिखती तो हमारे रजिस्ट्रेशन को वो अथॉरिटी इज्जत से क्या कर देगा? रिफ्यूज, ओके। दूसरे केस में भी रिफ्यूज कर सकता है। कौन सा केस? अगर हमारी ट्रेड यूनियन का नाम एग्जिस्टिंग ट्रेड यूनियन से सिमिलर हो, आइडेंटिकल हो, नियरली रिजेंबल्स हो, जिसकी वजह से हमारी पब्लिक को डिसीव हो सकता है या कंफ्यूजन हो सकती है, तो भी हमारे रजिस्ट्रेशन को क्या कर दिया जाएगा? रिफ्यूज, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नाउ द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। अगर रजिस्ट्रेशन किया तो क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर मना कर दिया तो क्या होगा? कैंसिलेशन। क्या हम कैंसिलेशन के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल कर सकते हैं? यस। किसके पास कर सकते हो? ट्रिब्यूनल के पास, ठीक है। अब हमारा ट्रिब्यूनल क्या करेगा? या तो अथॉरिटी को बोलेगा कि सर्टिफिकेट दे दो, या बोलेगा कि तुम्हारी अपील ही गलत है, या जो कैंसलेशन का ऑर्डर है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, बराबर। अब आ जाओ नेक्स्ट, अपने ट्रेड यूनियन को, बहुत ही सिंपल सा इन छोटू सा पॉइंट, हमारे ट्रेड यूनियन को अगर हमारे यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से भी कम मेंबर्स हो जाते हैं तो किसको जाके बताना पड़ेगा? सामने से रजिस्ट्रार को जाके बताओगे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने चाहिए? इधर कितने? वाओ, इतना सोच के आंसर आ रहा है, 3, ठीक है। पब्लिक में 3। अगर याद होगा तो यहाँ पे ऐसा रूल लिखा था कि जब भी एक कंपनी में डायरेक्टर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर से नीचे फॉल हो जाते हैं
तो विद इन 6 मंथ का आपको टाइम दिया जाता है ताकि आप इतना तो कम से कम रखो। अब ये क्यों बोला है, अब देखो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो पब्लिक कंपनी हो कि ट्रेड यूनियन के मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर है, हम प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी को पहचानते ही उसके मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर एंड मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है। मतलब लॉ ने इन लोगों के बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि ये चीज चाहिए। अब अगर आप बेसिक लॉ के ही प्रोविजन को कॉन्ट्राडिक्ट करते हो तो लॉ तो ये अज्यूम करेगा ना कि अगर आप बेसिक कंडीशन ही फुलफिल नहीं करे तो आगे जाके क्या ही कंडीशन फुलफिल करोगे। तो वो चाहे ट्रेड यूनियन हो चाहे प्राइवेट पब्लिक कंपनी हो, मिनिमम एंड नंबर ऑफ मेंबर और डायरेक्टर मेंटेन करने बोला तो लॉ ने बोला करने का तो मतलब करने का। अगर आप उसके भी नीचे चले गए तो जाके अथॉरिटी को सामने से बताओ कि भाई देखो हमारा नंबर इतने से कम हो गया है, लेकिन अगर आप हमको टाइम देते हो इतने पीरियड का तो हम अपने मेंबर को रेक्टिफाई करके बढ़ा देंगे। समझा समझा। नेक्स्ट, अच्छा मुझे बताओ ये ट्रेड यूनियन कौन से टाइप की एंटिटी होगी, बोलो कौन सी रखनी है तुमको एंटिटी, कॉर्पोरेट रखनी है कि नॉन कॉर्पोरेट रखनी है, हमको तो क्या लेना देना उससे, जो भी एंटिटी हो हमारा क्या, कौन सी एंटिटी रखनी है बताओ, कॉर्पोरेट रखना है नॉन कॉर्पोरेट रखना है, नथिंग, कोई लेना देना नहीं है, क्या करना है बोलो, हमको क्या लेना देना ट्रेड यूनियन से, कॉर्पोरेट एंटिटी होगा, इट विल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट। अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो वही घिसे पीटे फीचर्स याद आ रहे हैं आप लोगों को, कौन से वाले, perpetual succession, common seal, capacity to sue and be sued, acquire to hold and transfer the movable and the immovable property। तो एक बार अच्छा जब हमारा ट्रेड यूनियन इनकॉर्पोरेट हो गया, रजिस्टर्ड हो गया, उसके बाद ये ट्रेड यूनियन क्या बन गया, तो बन गया बॉडी कॉर्पोरेट। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब ट्रेड यूनियन के लिए एक्ट था हमारे पास पहले, कौन सा एक्ट था बताती हूँ, ट्रेड यूनियन एक्ट था, एक्ट तो चला गया, तो अब ट्रेड यूनियन कौन से लॉ से गवर्न होता है, इंडस्ट्रियल, अरे इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड से, ठीक है। मतलब हमको एक ही एक्ट का नाम याद आता है तो हर जगह उसको नहीं चिपकाना होता है, कंपनीज एक्ट नहीं आएगा यहाँ पे, मैं इसलिए वही पॉइंट पे आ रही थी। देखो ट्रेड यूनियन बना, ट्रेड यूनियन के लिए पहला जो एक्ट था वो हमारे पास में ट्रेड यूनियन एक्ट था, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, एक्ट तो सब खत्म हो गए, इसके बदले अब हम लोगों ने क्या बना दिया, कोड बना दिया। तो अब हमारा ट्रेड यूनियन कौन से लॉ से गवर्न होगा, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला पॉइंट आपको ये बताना चाहता है कि सर्टेन फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एक्ट विल नॉट अप्लाई टू अ ट्रेड यूनियन, ठीक है, जिसमें सबसे पहला आएगा कंपनीज एक्ट 2013। तो एग्जाम में तुक्का मार के मत आना, कुछ भी अगर याद ना है तो ट्रेड यूनियन में कंपनीज एक्ट लिख के मत आना, ठीक है। सेकेंड वाले का नाम आपको शायद सुना सुना लगे, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। थर्ड वाला कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। फोर्थ वाला मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। तो नेक्स्ट वाला पॉइंट ये बोल रहा है कि भले हमने बोला ना कि भाई हमारा ट्रेड यूनियन एक बॉडी कॉर्पोरेट है, बट ये सारे एक्ट उस पर अप्लाई नहीं होते, बराबर। क्यों अप्लाई नहीं होते वो देखो, सबसे पहले जो आपने ट्रेड यूनियन को बनाया है क्या ये बिजनेस पर्पस के लिए बनाया हुआ है, नहीं, तो इट इज फॉर्म नॉट फॉर प्रॉफिट और बिजनेस और कमर्शियल पर्पस। नंबर वन, तो ये किसके लिए बना है भाई, वर्कर्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हम लिख सकते हैं टू सिक्योर वर्कर्स राइट्स एंड इंटरेस्ट, बराबर। देखो अभी मैं तुमको सीधा बता सकती थी कि ये एक्ट इन पे अप्लाई नहीं होते, बट क्यों नहीं अप्लाई होते ये तो हमको समझना चाहिए ना, भले हमारे दिमाग में वो डाउट आए या नहीं आए, हमको क्या ही लेना देना कि वो हो नहीं हो, हमारा क्या एग्जाम में लिखने का बात खत्म करने की, नो, समझना पड़ेगा कि भाई क्यों अप्लाई नहीं होता, ठीक है। अब क्यों नहीं अप्लाई होता, तो पहला सबसे पहला ट्रेड यूनियन बिजनेस पर्पस के लिए या कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं बना है, किसके लिए बना है, वर्कर के राइट और इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है, उनकी हेल्थ सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए। अब अगर आप ये अलग अलग एक्ट का नाम देखते हो, जिसमें आपका फेवरेट वाला एक्ट की बात करते पहले, कंपनीज एक्ट तो बिजनेस पर्पस के लिए, मतलब वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न करता है, तो कंपनीज एक्ट कैसे आएगा। सोसाइटी कोऑपरेटिव एंड मल्टीस्टेट की बात करें तो ये लोग सारे के सारे इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए काम करते, याद है, अपने मेंबर्स के बेनिफिट के लिए, तो ये लोगों के ऊपर एक्ट मतलब हमारा ट्रेड यूनियन के ऊपर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। एंड द लास्ट रीजन इज ये सारे एक्ट ना डज नॉट सूट their structure, their composition does not suit to the ट्रेड यूनियन, एंड इस पर्पस के लिए हमने बोला कि ये सारे एक्ट उन पे अप्लाई
नहीं होंगे। समझ में आई कुछ बात? समझ आया? तो कौन से एक्ट अप्लाई नहीं होंगे? सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, मल्टी स्टेट एंड कंपनीज एक्ट। अच्छा, लेकिन गलती से, हाँ गलती से एकदम, जो प्रैक्टिकली होगा नहीं बट इन केस हमारे ट्रेड यूनियन ने इस एक्ट के अंदर, कोई भी इस एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन ले लिया होगा, तो इस रजिस्ट्रेशन को क्या बोलने का? वॉइड। समझ आया? तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन क्या हुआ? इट विल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट। बट कौन से एक्ट अप्लाई नहीं होते? तो ये 4 एक्ट अप्लाई नहीं होते। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? अब स्टार्टिंग विथ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? अब टॉपिक ये बोल रहा है रिकॉग्निशन ऑफ अ नेगोशिएटिंग यूनियन और अ नेगोशिएटिंग काउंसिल। ओके, अब प्लीज प्लीज पे अटेंशन फुल्ली। आप लोगों ने अभी तक ट्रेड यूनियन पढ़ा। ट्रेड यूनियन का भी काम क्या था? नेगोशिएट करना, वर्कर के बिहाफ पे बात करना। अब हम लोग ना यही ट्रेड यूनियन में से कुछ ट्रेड यूनियन को नेगोशिएटिंग यूनियन बनाएंगे एंड कुछ को नेगोशिएटिंग, या नेगोशिएटिंग यूनियन बनेगा या नेगोशिएटिंग काउंसिल बनेगा। शायद नाम से समझ में आ रहा होगा, काउंसिल बोलो या नेगोशिएटिंग यूनियन बोलो, दोनों का काम क्या हुआ? नेगोशिएट करना, वर्कर के बिहाफ पे नेगोशिएट करना। अब आप पहले इसके मतलब समझ जाओ, उससे पहले, मतलब ये कब बनाना है, क्यों बनाना है, उसके मतलब समझो उससे पहले। ट्रेड यूनियन का भी तक हमको मतलब समझ में आया। अच्छा, नेगोशिएटिंग यूनियन एंड काउंसिल समझ आया। ऐसा समझ लो कि ये लोग है ना, ये भी वर्कर के बिहाफ पे ही रिप्रेजेंटेशन करने के लिए बन रहे हैं, बराबर। लेकिन अगर ट्रेड यूनियन भी नेगोशिएट ही कर रहा है, तो वापस उस ट्रेड यूनियन में से हमको नेगोशिएटिंग यूनियन या काउंसिल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? समझ आया? पहले क्वेश्चन समझ में आया? अब इसका आंसर ये है, देखो, एक एस्टैब्लिशमेंट के अंदर मल्टीपल ट्रेड यूनियन हो सकता है। यस, ठीक है। अब समझ लो हमारे यहाँ पे 3 ट्रेड यूनियन है, यूनियन ए, बी एंड सी, ठीक है। तीनों ही वर्कर की ही राइट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, बट तीनों अलग अलग टॉपिक पे लड़ रहे हैं मतलब एम्प्लॉयर के सामने वर्कर के लिए राइट रख रहे हैं। एक बोल रहा है इनको छुट्टी ज्यादा मिलनी चाहिए, एक बोल रहा है इनको वेजेस ज्यादा मिलने चाहिए, एक बोल रहा है कि इनकी वर्किंग कंडीशन को सुधारो, बराबर। तो ये ट्रेड यूनियन क्या कर रहे हैं? वर्कर के लिए ही काम कर रहे हैं, उनके ही बिहाफ पे नेगोशिएशन एंड बार्गेनिंग कर रहे हैं, बट तीनों अलग अलग डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। अब इसे होगा क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल द एम्प्लॉयर विल बी कंफ्यूज्ड, बराबर, कंफ्यूजन होगा। अच्छा, जितने लोग अलग अलग बात करेंगे, सेटलमेंट और इनकी जो पोजीशन है वो क्या होती जाएगी? वीक होती जाएगी, ठीक है। ट्रेड यूनियन बनाया क्यों था? आपस में कोऑपरेशन और सब लोग साथ में जुड़ के एक मैटर को सॉल्व कर सके, इसके लिए। अब अगर ट्रेड यूनियन ही इतनी सारी है और वो लोग आपस में लड़ रहे हैं और सब अलग अलग बात रख रहे हैं, तो कोई फायदा हुआ क्या इनको बनाने का? नहीं। इस पर्पज से जो तुम्हारा सिंगल ट्रेड यूनियन है, उसमें से आपको अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उसमें नेगोशिएटिंग यूनियन बनाना पड़ेगा। सेटिस्फाई नहीं होती है तो एम्प्लॉयर उसकी जगह पे नेगोशिएटिंग काउंसिल बनाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? ट्रेड यूनियन था, बार्गेनिंग ही कर रहा था, बट क्यों बनाया हमने? इस रीजन की वजह से बनाया। क्या रीजन? मल्टीपल ट्रेड यूनियन आर देयर, सब अलग अलग बात पे लड़ रहे हैं, सब अलग अलग बात बोल रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है? एम्प्लॉयर को कंफ्यूजन हो रहा है, सेटलमेंट करने की जो हमारी पोजिशन है वो वीक होती जा रही है। पहले इतनी बात क्लियर? तो अब समझो कि नेगोशिएटिंग यूनियन कब बनाने का और नेगोशिएटिंग काउंसिल कब बनाने का, ठीक है। नेगोशिएटिंग यूनियन तब बनाने का जब आपके यहाँ पे एक सोल ट्रेड यूनियन है जो एज अ रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहा है, मतलब अपनी एस्टैब्लिशमेंट में वन सोल ट्रेड यूनियन इज देयर हु इज वर्किंग एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अवर वर्कर। क्या इधर कंफ्यूजन होने वाला है? नहीं ना, एक ही ट्रेड यूनियन है ना, वही सारे के सारे वर्कर के बिहाफ पे बात करेंगे, तो क्या यहाँ पे कंफ्यूजन होगा? नहीं। सो दे विल बी रिकॉग्नाइज एज अ नेगोशिएटिंग ट्रेड यूनियन। और यहाँ पे ना मेंबरशिप की क्राइटेरिया ये बोलती है हमारे पास 51% और मोर वर्कर्स का रिप्रेजेंटेशन है, मतलब हमको सपोर्ट करने वाले लोग हैं। कितने लोग हैं? 51% और मोर। पहले इतना बात समझा? तो नेगोशिएटिंग यूनियन कब बनेगा? सोल ट्रेड यूनियन इज देयर, दैट सोल ट्रेड यूनियन विल एक्ट एज अ नेगोशिएटिंग यूनियन। ओके। अब नेगोशिएटिंग काउंसिल कब बनेगी? जब मल्टीपल ट्रेड यूनियन है और किसी एक ट्रेड यूनियन को ये जो 50%, 51% वाला क्राइटेरिया है ना, वो नहीं मिल रहा। मतलब अलग अलग ट्रेड यूनियन है, बट कोई भी ट्रेड यूनियन में एक जो वर्कर्स है वो मेजोरिटी 51% पे अग्री नहीं कर रहे,
ओके, तब हमारा एम्प्लॉयर नेगोशिएटिंग काउंसिल बनाएगा। ओके, अब तो ये नेगोशिएटिंग काउंसिल में फिर काम कैसे चलेगा? तो 51% तो नहीं है, बट किसी भी ट्रेड यूनियन को 20% रिप्रेजेंटेशन मिलता है, तो उसके सामने एक रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। अब रिमेनिंग 20%, जो भी रिमेनिंग पार्ट बनेगा, उसके सामने एक और एक ऐसे बढ़ते जाएगा। समझा? वो समझ में आ रहा है क्या चल रहा है हमारा? कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, उसके अंदर ट्रेड यूनियन के अंदर हम लोग बात करें नेगोशिएटिंग यूनियन, नेगोशिएटिंग काउंसिल। कब बनेगा नेगोशिएटिंग यूनियन? जब सोल ट्रेड यूनियन है जो रिप्रेजेंट कर रही है 51% और मोर ऑफ वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव आर ऑन द साइड ऑफ दिस नेगोशिएटिंग यूनियन। ओके, कब नेगोशिएटिंग काउंसिल बनेगा? तो जब 51% हम लोगों को नहीं मिल रहा, मल्टीपल ट्रेड यूनियन है, तो अब अपने को 20% देखने का। हर 20% के सामने एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। अगर अभी भी कोई परसेंटेज और रह जाते हैं, जैसे ऐसे समझ लो 45% है, ठीक है, तो 20% पे एक रिप्रेजेंटेटिव हो गया, 20% पे एक हो गया, 5% पे रिमेनिंग ये दिया जाएगा। सो इस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किए जाएंगे। समझ में आया कुछ? ऑनलाइन स्टूडेंट अब समझ में आया? समझा कुछ? तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज एक बार हम लोग इसको शांति से पढ़ते हैं, लॉजिक देखो और इसको समझो। नाउ प्लीज सी दैट recognition of a negotiating union or a negotiating council. There shall be a negotiating union or a negotiating council in an establishment having registered trade union for the purpose of negotiating with the employer. नाम में ही लिखा है तो बट ऑब्वियस हो गया ना, नेगोशिएशन करने के लिए आ रहे हैं। अब वेयर देर इज ओनली वन ट्रेड यूनियन, दैट ओनली सिंगल यूनियन विल एक्ट एज अ नेगोशिएटिंग यूनियन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, बट इफ देर आर मोर देन वन ट्रेड यूनियन। अच्छा, किसी एक ट्रेड यूनियन को 51% और मोर वर्कर का सपोर्ट मिल जाता है तो वो सोल नेगोशिएटिंग यूनियन बन जाएगी। लेकिन किसी भी ट्रेड यूनियन को 51% और मोर वर्कर का सपोर्ट नहीं मिलता, तो अब 51% तो नहीं है, तो क्या देखने का, मिनिमम 20% ऑफ टोटल वर्कर का सपोर्ट मिल रहा है क्या? तो हर 20% के सामने एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। बराबर। अब इसके बाद कोई परसेंटेज रह जाते हैं तो रिमाइंडर में हम लोग 20% के बाद का कैलकुलेशन करेंगे। कुछ बात समझ आया? समझ आया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? जाके कि सो गए हम लोग? अब लास्ट 2 पॉइंट देख लो, फिर मैं आपको एक बार वापस से समझाती हूँ ये। नाउ जब नेगोशिएशन हमारे एम्प्लॉयर एंड नेगोशिएटिंग काउंसिल के बीच में आ गया, अच्छा हम ओरली रखेंगे ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन की, रिटर्न डाउन में रखेंगे? Of course, it should be written down, and this agreement will be reached after that is agreed by the majority of the representative. अब ये recognition की validity कितनी होगी? मतलब जो हमारे बीच में settlement आया, recognition आया, कितने टाइम के लिए valid? 3 years के लिए। क्या इसको हम extend कर सकते हैं? Yes, but maximum 5 years होगा in total. In total बोला तो उसमें 3 साल आ गए क्या? Yes. तो technically extension कितने साल का? 2 साल का। तो मैक्सिमम कितने साल के लिए ये डिसीजन वैलिड रहेगा या अग्रीमेंट वैलिड रहेगा? तो 5 साल। समझ आया? जहां पे ये लिखा है रिकॉग्निशन ऑफ नेगोशिएशन यूनियन और काउंसिल, प्लीज राइट मोस्ट इंपॉर्टेंट। और वापस से एक बार सुन लो, नेगोशिएटिंग यूनियन कब बनेगी? अगर देखो ऐसे हो ना, एकदम सिंप्लीफाई करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ एक ट्रेड यूनियन है तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, वही सिंगल ट्रेड यूनियन विल एक्ट एज अ नेगोशिएटिंग यूनियन। अब नेगोशिएटिंग यूनियन, अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, जब एक से ज्यादा ट्रेड यूनियन होती है तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर एक ट्रेड यूनियन को 51% और मोर वर्कर का सपोर्ट मिलता है तो जिसको सपोर्ट मिला वो नेगोशिएटिंग यूनियन बनेगी। बट किसी भी ट्रेड यूनियन को 51% और मोर वर्कर का सपोर्ट नहीं मिला तो चलो थोड़ा सा कम वाला परसेंटेज देखते हैं, क्या नॉट लेस देन 20% सपोर्ट मिला तो हर 20% के सामने एक रिप्रेजेंटेटिव। अगर कुछ परसेंटेज बच जाते हैं तो रिमाइंडर पे कैलकुलेशन होगा। ओके, नेगोशिएटिंग यूनियन और काउंसिल में क्या फर्क है? यूनियन जब 51% मिलता है वर्कर का सपोर्ट तो वो यूनियन होती है, सोल होती है तो वो सोल यूनियन बनती है। काउंसिल का मतलब क्या होता है? तो काउंसिल में 51% तो नहीं मिला है तो कितना मिला है? 20%, तब वो काउंसिल बनती है।
अब बात समझ में आया। अब इन दोनों के बीच में जो भी नेगोशिएशन हुआ है वो नेगोशिएशन को राइटिंग में लिखा जाएगा और एक अग्रीमेंट साइन किया जाएगा। एंड ये अग्रीमेंट की वैलिडिटी कितनी होगी? तो वैलिडिटी रहेगी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। एक्सटेंशन विल बी गिवन फॉर नॉट एक्सीडिंग 5 years इन टोटल। समझ आया? समझा? ओके। एक पॉइंट मैं आप लोगों को बताती हूँ, फिर मैं आपको 2 मिनट सांस लेने का टाइम देती हूँ। एक पॉइंट लास्ट वाला अभी के लिए ये बात कर रहा है, समझ लेना, इजी टॉपिक है। जनरल फंड्स की बात की थी अभी हम लोगों ने। व्हाट वाज योर जनरल फंड्स? ट्रेड यूनियन को चलाने के लिए जो जनरल पैसा चाहिए, ठीक है। अब जनरल फंड के साथ, जनरल फंड तो आपको बनाना ही पड़ेगा क्योंकि ये तो बेसिक नेसेसिटी है। इसके साथ आप ना सिविक फंड एंड पॉलिटिकल फंड भी बना सकते हो, बराबर। अब जनरल फंड्स में भी मेंबर कंट्रीब्यूट करेंगे, यहां पे भी मेंबर कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। यहां पे मेंबर कंट्रीब्यूट करेगा ही, उसको तो अगर मेंबर बनना है तो कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। बट ये जो फंड है ना, ये एडिशनल फंड है, ठीक है। अब इस एडिशनल फंड में मेंबर के ऊपर कोई कंपल्सन नहीं होगा टू डू द कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब अगर हमारा मेंबर मना कर देता है कि मैं कंट्रीब्यूशन नहीं करूंगा, तो इसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा ट्रेड यूनियन की वजह से जिसको वो कोई भी राइट से डिसएंटाइटल हो जाए, ठीक है। अगर वो सिविक एंड पॉलिटिकल फंड में कंट्रीब्यूशन नहीं करता है तो आप उसको ट्रेड यूनियन के मेंबर से बाहर नहीं कर सकते। मतलब समझ में आया? ये एडिशनल फंड है तो मेंबर अपनी मर्जी से देना चाहे तो वेल एंड गुड, नहीं देना चाहे तो खत्म करो, बट किसी के ऊपर आप जोर जबरदस्ती नहीं करोगे। समझ आया? तो ये है जनरल फंड, सिविक फंड एंड पॉलिटिकल फंड। अच्छा, अभी सिविक फंड का मतलब क्या हुआ? तो सिविक फंड का मतलब ये होता है जो हमारे वर्कर की या पब्लिक की सोशल एंड पब्लिक लाइफ को बेटर करे, ठीक है। अब क्या होती है सोशल एंड पब्लिक लाइफ? वापस से वही हेल्थ वाली कंडीशन, हेल्थ एंड सैनिटेशन, एजुकेशन, ठीक है। ये हमारे बेसिक सिविक फंड, इस पर्पस के लिए हमारा ट्रेड यूनियन पैसा लेता है। अब पॉलिटिकल फंड क्या होते हैं? तो पॉलिटिकल फंड ऐसे होते हैं जो वर्कर के लिए या लेबर के लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए जो इनके बेनिफिट्स के लिए हो, ठीक है। तो उस पर्पस के लिए जो फंड हमारा ट्रेड यूनियन लेगा वो होगी हमारी पॉलिटिकल फंड। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे ना हम लोग वो गवर्नमेंट उसमें कंट्रीब्यूशन करेंगे ताकि हमारी गवर्नमेंट ऐसी लेबर पॉलिसीज एंड रूल्स बनाए जो वर्कर के बेनिफिट के लिए हो। समझ आया बात? तो इधर बात क्या हुई है? जनरल फंड की हुई है। एंड देखो सेपरेट फंड की हुई है। तो सेपरेट फंड में कौन सा आएगा? हमारा सेपरेट फंड आएगा एक तो सिविक एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट। क्या ये फंड में कंट्रीब्यूशन करना मैंडेटरी है? नो। क्या इस मेंबर को कंपलसरी जोर जबरदस्ती किया जाएगा? नो। अगर कंट्रीब्यूशन नहीं करता है, क्या ये कंट्रीब्यूशन एक प्री कंडीशन है ट्रेड यूनियन का मेंबर बनने की? नहीं। अगर कंट्रीब्यूशन नहीं करता तो उसको कोई भी बेनिफिट के लिए आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते, आप उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी डिसएडवांटेज में नहीं रख सकते, या फिर आप उसको काम से निकाल नहीं सकते। समझ में आई कुछ बात? तो दिस इज योर जनरल फंड एंड स्पेसिफिक फंड्स। ओके, नाउ लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट। अच्छा, अब एक चीज बताओ, नेक्स्ट वाले टॉपिक को हम शुरू करते हैं। मुझे एक चीज बताओ, ट्रेड यूनियन हमने बनाया, ठीक है। ट्रेड यूनियन क्या करता है? वर्कर के राइट्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नाउ टेल मी, क्या ट्रेड यूनियन के अगेंस्ट ही अगर वर्कर के राइट्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है, वर्कर्स के लिए वो काम कर रहा है, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि ट्रेड यूनियन ही वर्कर को बोले कि भाई आप स्ट्राइक पे जाओ, बट वो गलत सलाह नहीं दे रहा है। देखो कल हमने क्या बोला था, स्ट्राइक अगर आप वैलिड नोटिस देते हो इन एडवांस और स्ट्राइक पे जाते हो तो ये लीगल स्ट्राइक होती है, ठीक है। तो अगर हमारा ट्रेड यूनियन बना है तो वर्कर को कुछ तो एडवाइस देगा, कुछ तो उसको काम करने बोलेगा। तो क्या ट्रेड यूनियन के ऊपर just because he is telling the workers to go on a strike or do such thing to stop work, क्या इस वजह से हम ट्रेड यूनियन के ऊपर या उसके अंदर जो ऑफिस बेरर है उसके ऊपर सिविल केस या ऐसा बोलेंगे कि इन्होंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है? नहीं। अगर ये होगा ना तो हर टाइम क्या होगा पता है, कोई भी वर्कर स्ट्राइक पे गया तो सीधा केस फाइल हो जाएगा ट्रेड यूनियन पे। कोई भी वर्कर ने आंदोलन किया कि हम काम नहीं करेंगे, सीधा केस हो जाएगा ट्रेड यूनियन पे। तो भाई ऐसे क्या ट्रेड यूनियन फ्रीली फंक्शन कर सकता है? नहीं, बराबर। तो अब हम लोग यही बात करने जा रहे हैं। देखो इसीलिए हेडिंग क्या बोली है, इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल सूट।
इम्यूनिटी का मतलब सेफगार्ड, मतलब हमारे ट्रेड यूनियन पे कोई भी सिविल सूट नहीं किया जाएगा। बट अब एक बात समझना, अगर हमारा वर्कर, ठीक है, ट्रेड यूनियन ने सलाह दी कि ठीक है आप काम बंद करो बट सब लीगल तरीके से करना, अगर हमारा वर्कर ट्रेड यूनियन की बात नहीं सुनता, ठीक है, और वो चीज करता है तो भी कोई केस नहीं बनता। लेकिन हमारे ट्रेड यूनियन और वर्कर में अग्रीमेंट ही इस चीज का हुआ है कि भाई हम तो काम बंद कर देंगे, हम तो काम ही नहीं करेंगे, ये तो गलत चीज है। तो क्या इस चीज के लिए फिर केस फाइल हो सकता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बोल सकते हैं? यस, समझ आया? सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बोल रहा है इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल सूट इन सर्टन केसेस, मतलब हमारे ट्रेड यूनियन को एक सेफगार्ड मिलेगा कि उसके ऊपर कोई भी सिविल सूट फाइल नहीं किया जाएगा। कौन से वाले केस में नहीं किया जाएगा? किसी भी एक्ट में जहां पे हमारे वर्कर को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बंद करके स्ट्राइक पे जाने के लिए बोला जा रहा है या प्रोडक्शन को अफेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। बट ये क्यों बोला गया है भाई? जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हुआ होगा तभी बोला होगा ना। अगर एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में हार्मनी मेंटेन है तो क्या हमारा ट्रेड यूनियन जानबूझ के बोलेगा कि काम बंद कर दो या स्ट्राइक पे चले जाओ? नहीं, ठीक है। देन इन एनी केस ऑफ टॉर्टियस एक्ट, टॉर्टियस समझता है ना, लॉ ऑफ टॉर्ट, याद है? तो इन केस ऑफ दैट टॉर्टियस एक्ट अगेन अवर ट्रेड यूनियन विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, मतलब ट्रेड यूनियन पे कोई भी केस फाइल नहीं किया जाएगा। बट ये प्रूव करना पड़ेगा कि ट्रेड यूनियन के नॉलेज के बिना ये एक्ट हुआ है और ट्रेड यूनियन ने जो उनको इंस्ट्रक्शन दी थी वो इंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रावेंशन में एंड कॉन्ट्राडिक्टरी काम हुआ है। अगर हम ये प्रूव कर लेते हैं तो हम लोगों को ट्रेड यूनियन के ऊपर कोई भी हक नहीं है, कोई भी राइट नहीं है टू फाइल अ केस, ठीक है। अब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी का मतलब समझता है तुमको? कुछ ऐसे षड्यंत्र रचना या कुछ ऐसे प्लानिंग प्लॉटिंग करना, उसको कॉन्स्पिरेसी बोला जाता है। तो हम कौन से केस में कॉन्स्पिरेसी भी नहीं बोलेंगे? नॉर्मल अग्रीमेंट के केस में देयर इज नो कॉन्स्पिरेसी एंड देयर इज नो पनिशमेंट ऑन द मेंबर और द ऑफिस बेरर, ठीक है। लेकिन अग्रीमेंट बना ही ऑफेंस कमिट करने के लिए, तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है कि नहीं है? ये क्या इस केस में ऑफिस बेरर पे केस हो सकता है, ट्रेड यूनियन पे केस हो सकता है, पनिशमेंट हो सकती है? यस। तो इसीलिए नेक्स्ट दो टॉपिक क्या बात कर रहा था? सो नेक्स्ट दो टॉपिक बात कर रहा था अबाउट इम्यूनिटी ऑफ द ट्रेड यूनियन फ्रॉम द सिविल केस और द क्रिमिनल केस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब क्या हमारा माइनर, क्या लगता है हमारा माइनर मेंबर बन सकता है ट्रेड यूनियन का? माइनर मतलब देखो, माइनर बोला तो इसमें चाइल्ड भी आ सकता है और एडोलसेंट भी आ सकता है, बराबर। कुछ जमाने पहले हमने चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट पढ़ा था, ठीक है। याद तो नहीं होगा, आई एम वेरी मच श्योर 100%, बट शायद मे बी चांस लेते कि आपको थोड़ा सा याद हो। तो चाइल्ड एंड एडोलसेंट, चाइल्ड के लिए भाई एम्प्लॉयमेंट क्या थी? पहले तो तुम एज बता दो चाइल्ड की। हाँ, 6 to 14 ईयर्स। एडोलसेंट में कौन? 14 to 18 ईयर्स, ठीक है। तो चाइल्ड एंड एडोलसेंट के लिए, चाइल्ड के लिए लेबर क्या था, मतलब काम करना क्या था? नॉट अलाउड, मतलब चाहे हैजार्डस इंडस्ट्री हो कि नॉन हैजार्डस इंडस्ट्री हो, प्रोहिबिटेड था। एडोलसेंट के लिए क्या था? नॉन हैजार्डस में अलाउड, हैजार्डस में प्रोहिबिटेड। यस, थैंक गॉड। चलो देखो, तो अब हम लोगों ने क्या किया, देखो, राइट्स ऑफ माइनर बोला फॉर द मेंबरशिप ऑफ ट्रेड यूनियन। अच्छा, ये बंदा तो नहीं बन सकता है क्योंकि ये तो काम ही नहीं करता है, लेकिन एडोलसेंट बन सकता है क्या? यस। अब देखो, any person who has attained the age of 14 years and employed in non-hazardous industry, मतलब किसकी बात हुई? एडोलसेंट की बात हुई। क्या मेंबर बन सकता है? ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स यस। क्या उसको सारे राइट्स मिलेंगे जो एक नॉर्मल एडल्ट मेंबर को मिल रहे हैं? ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स यस। प्राइमरी दो कंडीशन याद रखने की, एज ऑफ 14 years इज कंप्लीटेड एंड ही इज इन्वॉल्व इन नॉन हैजार्डस इंडस्ट्री, मतलब एडोलसेंट हमारा, समझ आया? नेक्स्ट देखो, ऑफिस बेरर, याद आया? ऑफिस बेरर who member who manages the affairs of the trade union or who controls the affairs of the trade union, क्या हम उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं अगर वो कोई कंडीशंस को कॉन्ट्रावेन करता है या कुछ कंडीशंस फुलफिल नहीं करता? कॉन्ट्रावेन हो तो क्या उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा? यस। किसको डिस्क्वालीफाई करेंगे? ऐसे ऑफिस बेरर को अगर हमने चूज किया है जिसने अभी तक 18 इयर्स ऑफ एज कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है, तो इज डिस्क्वालीफाइड। मॉरल टर्पिट्यूड के ऑफेंस में और उसको इंप्रिजनमेंट हुआ था फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, तो भी ये क्या हो जाएगा? डिस्क्वालीफाइड। ट्रिब्यूनल ने ही बोल दिया हो कि भाई इसको डिस्क्वालीफाई कर दो, तो
तो डिस्क्वालीफाई कर देने का। डिस्क्वालीफाई कर दिया मतलब क्या ये ऑफिस बेरर बन सकता है? नहीं। क्या क्या कंडीशन थी? नॉट अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स, कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड, इम्प्रिजनमेंट गया है कितने टाइम के लिए? 5 इयर्स के लिए, एंड ट्रिब्यूनल ने ही बोला हो कि भाई इसको डिस्क्वालीफाई कर दो। ओके अब मुझे एक चीज बताओ, क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई मेंबर ऑफिस बेरर बन सकता है? काउंसिल ऑफ मेंबर, या वो कोई दूसरी जगह पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब रेम्यूनरेशन के लिए काम कर रहा हो, तो क्या इस जगह का ट्रेड यूनियन का मेंबर बन सकता है, ऑफिस बेरर बन सकता है? नहीं। क्यों नहीं बन सकता? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा तो ये गवर्नमेंट के साइड का हो गया, बायसनेस हो सकती है। अगर कोई दूसरी जगह पे काम कर रहा है तो इसका पूरा का पूरा काम तो दूसरी जगह हो रहा है ना, तो इधर के ट्रेड यूनियन में क्या काम करना है? क्या वो हमारे एस्टैब्लिशमेंट से कनेक्टेड है? नहीं। तो क्या बन सकता है? नहीं। समझ आया? तो इस केस में भी हुई कंडीशन फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। बराबर। आ जाओ नेक्स्ट, एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट ऑफ ट्रेड यूनियन। यहां ट्रेड यूनियन चला था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए, मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के झगड़े सुलझाने के लिए। और अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि भाई ट्रेड यूनियन के ही अंदर अंदर झगड़ा हो गया। बराबर। कल एक डेफिनेशन आई थी ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट। ओके तो पहली बात तो ये समझ लो कि ट्रेड यूनियन में डिस्प्यूट किसके बीच में हुआ है? एक ट्रेड यूनियन का दूसरी ट्रेड यूनियन के साथ, एक वर्कर जो उस ट्रेड यूनियन का मेंबर है, और इनके बीच में झगड़ा किसके बारे में हुआ है? रजिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, इलेक्शन ऑफ ऑफिस बेरर ऑफ द ट्रेड यूनियन। बराबर। या फिर एक या उस वर्कर को एडमिशन देने से मना कर दिया इन द ट्रेड यूनियन एज अ मेंबर, या फिर फेडरेशन अभी पढ़ा था हम लोगों ने, और उस फेडरेशन में जो ऑफिस बेरर है उनका आपस में झगड़ा हो जाता है। पॉसिबल हो सकता है। झगड़ा किनके बीच में हुआ है? एक ट्रेड यूनियन का दूसरी ट्रेड यूनियन के साथ, एक वर्कर का हमारे ट्रेड यूनियन के साथ, या उस वर्कर को हमने एडमिट करने से मना कर दिया तो, या अगर फेडरेशन थी और आपस में ऑफिस बेरर का झगड़ा हो जाता है तो। बराबर। अब ये लोग किसके पास जाएंगे झगड़े सुलझाने के लिए? मैं आपको ऑप्शन देती हूँ। वर्क्स कमेटी के पास जा सकते हैं क्या? नहीं। ग्रेवियांस रिड्रेसल? नहीं। कंसिलेशन ऑफिसर? नहीं। सीधा का सीधा ट्रिब्यूनल के पास जाने का और अपने झगड़े को सुलझाने का। क्यों कंसिलेशन, ग्रेवियांस, वर्क्स कमेटी के पास नहीं गए? भाई वो लोग तो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के झगड़े सुलझाने के लिए बने थे ना, अब इनके भी झगड़े वही लोग सुलझाएंगे? नहीं। डायरेक्ट किसके पास जाने का? ट्रिब्यूनल। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, क्या सिविल कोर्ट के पास अथॉरिटी होगी टू हैंडल दिस केस एंड ऑल द मैटर्स? नो। ओके अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, प्रपोर्शन ऑफ द ऑफिस बेरर्स टू बी कनेक्टेड विद द इंडस्ट्री। ऑफिस बेरर्स आया था अभी हम लोगों को, तो हम क्या बोल रहे हैं ना, अच्छा मुझे बताओ, जो ऑफिस बेरर यानी जो ट्रेड यूनियन मैनेज कर रहा है वो आपको इंडस्ट्री से कनेक्टेड बंदा होना चाहिए या इंडस्ट्री के बाहर का बंदा? कनेक्टेड वाला होना चाहिए। कनेक्टेड वाला होगा तो उसको क्या पता चलेगा? वर्कर की काम करने का तरीका क्या है, एस्टैब्लिशमेंट कैसे चलता है, तो क्या वो ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाएगा? यस। तो यहाँ पे ना हम लोगों को, चलो आउटसाइडर भी हम लोग रखेंगे, बट मेजरली पीपल कहाँ से होने चाहिए? जो इसी इंडस्ट्री से एस्टैब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं। सो not less than 1/2 of total number of office bearers in the unorganized sector shall be the person who are actually engaged or employed in that establishment, या फिर वो लोग ट्रेड यूनियन जिस इंडस्ट्री से कनेक्टेड है वहां पे काम कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो, आउटसाइडर अलाउड होगा बट कितने? not more than 1/3 of the office bearer or 5 whichever is less may be the outsider। ठीक है। बट आउटसाइडर में कंपनी में से ही निकाला हुआ आदमी या रिटायर किया हुआ आदमी, क्या ये आउटसाइडर हो गया? देखो भाई, जब हमने इधर बोला कनेक्टेड पर्सन चाहिए इनसाइडर, तो फुल्ली कनेक्टेड पर्सन चाहिए। जब हमने बोला आउटसाइडर, तो आउटसाइडर का तो मतलब ही क्या होता है? नॉट कनेक्टेड। अब जिस पर्सन ने रिजाइन किया था या उसको निकाला गया था, वो तो कभी ना कभी तो हमारे कंपनी से कनेक्टेड था ही ना, तो उसको थोड़ी ना आप वापस से एज एन आउटसाइडर अपॉइंट कर सकते हो। तो प्रपोर्शन ऑफ ऑफिस बेरर का मतलब क्या? एक चाहिए कनेक्टेड बंदा, एक चाहिए आउटसाइड वाला बंदा। ठीक है। कनेक्टेड वाले बंदा कितना होना चाहिए? नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑफिस बेरर। ओके अब आउटसाइडर कितने होने चाहिए? तो 1/3 ऑफ ऑफिस बेरर और 5 विच एवर इज लेस। ओके आउटसाइडर में रिटायर्ड और रिट्रेंच एम्प्लॉयज को काउंट करने का नहीं। समझा? आ जाओ नेक्स्ट पे।
चेंज ऑफ नेम, अमालगमेशन, नोटिस ऑफ चेंज एंड इट्स इफेक्ट। ओके, अब मैं ना आप लोगों को ये टॉपिक चालू हो रहा है इसलिए मैं आपको पहले ही एक चीज बताना चाहती हूँ। हमारे ना ऑफिस इस ट्रेड यूनियन का या तो नाम चेंज कर रहे हैं, दो या दो से ज्यादा ट्रेड यूनियन अमालगमेट हो रही है, या फिर यहाँ पे ना क्लोजर या डिसोल्यूशन भी आएगा, मतलब ट्रेड यूनियन बंद हो रही है। ओके, अब जैसे हमने रजिस्ट्रेशन लिया था तो कितने मेंबर्स के लिए क्राइटेरिया थी, मिनिमम कितने मेंबर थे, 7 और मोर। ठीक है, तो अब चाहे नेम चेंज हो, अमालगमेशन हो या डिसोल्यूशन हो, ठीक है, तो भी कुछ क्राइटेरिया आनी चाहिए। क्राइटेरिया ये आएगी कि अब सब जगह पे आएगा सेक्रेटरी ऑफ दिस ट्रेड यूनियन एंड 7 मेंबर्स विल फाइल एन एप्लीकेशन, फिर वो चाहे नेम चेंज हो, चाहे अमालगमेशन हो या डिसोल्यूशन हो। ठीक है, अच्छा अमालगमेशन होगा ना तो 7 मेंबर्स ऑफ ईच ऑफ द ट्रेड यूनियन आ जाएगा। ठीक है, तो जनरल कंडीशन तीनों में ये आएगी, वो याद रखना। एडिशनल क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, वो अब हम लोग पढ़ते हैं। समझ आया, क्या लिखोगे, सेक्रेटरी एंड 7 मेंबर, अमालगमेशन के केस में 7 मेंबर्स ऑफ ईच ऑफ द ट्रेड यूनियन। ठीक है, अब देखो कंडीशन, सो एनी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन में विद द कंसेंट ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स में चेंज इट्स नेम। इतने लोगों की अप्रूवल आई तो नाम चेंज हो सकता है, दो और मोर ट्रेड यूनियन को अमालगमेट करना है तो अमालगमेशन भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा अपने को चेंज की नोटिस तो देनी पड़ेगी, किसको देनी पड़ेगी, वो रजिस्ट्रार जिससे हमने अप्रूवल लिया था रजिस्ट्रेशन का। तो अगर नेम चेंज हो रहा है तो आ गया सेक्रेटरी एंड 7 मेंबर, अमालगमेशन हो रहा है अगेन सेक्रेटरी एंड 7 मेंबर, बट ईच एंड एवरी ट्रेड यूनियन। समझ आया। नाउ अगर हमारा नाम आइडेंटिकल या नियरली रिजेंबल करता है एग्जिस्टिंग नेम से तो क्या वो नाम दिया जाएगा आपको, नहीं। अब नाम चेंज करो या अमालगमेशन करो, कौन सी डेट से इफेक्टिव होगा, जो डेट से हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है, सिंपल। नाउ क्या नाम चेंज करने की वजह से जो हमारे एग्जिस्टिंग राइट, टाइटल, ऑब्लिगेशन, डेट, जो भी लायबिलिटीज थी, क्या वो खत्म हो जाएगी? लीगल प्रोसीडिंग अगर पुराने नाम से चल रहा था तो क्या केस बंद हो जाएगा? नहीं, सब कुछ एज इट इज कंटिन्यू रहेगा इन द नेम ऑफ इट्स न्यू नेम। समझा। अब क्या हमारी दो या दो से ज्यादा ट्रेड यूनियन अमालगमेट हो सकती है? यस, बट अमालगमेशन की वजह से हम किसी भी क्रेडिटर का राइट अफेक्ट नहीं करेंगे या फिर हम लोग किसी के भी राइट को प्रिजुडाइज नहीं करेंगे। समझा। अच्छा क्या था, चेंज ऑफ नेम एंड चेंज ऑफ अमालगमेशन। चेंज ऑफ नेम में नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स का परमिशन लिया जाएगा। कितने लोग नोटिस देंगे और साइन करेंगे? तो नोटिस रजिस्ट्रार को देने का, साइन कौन करेगा? सेक्रेटरी एंड द 7 मेंबर। अमालगमेशन के केस में भी सेम, बट कौन सा वर्ड आ जाएगा? ईच। ओके, नाउ अगर हमारा नाम सेम हुआ तो हमारी अथॉरिटी हमको परमिशन नहीं देगी। नाम चेंज होने की वजह से मतलब ये नहीं होता कि ऑब्लिगेशन, डेट्स, लायबिलिटी सब खत्म हो जाए, कैरी होगी इन द न्यू नेम। नेक्स्ट बोलता है कि अगर आपने अमालगमेशन किया तो अमालगमेशन किसी के राइट्स को प्रिजुडाइज ना करे या फिर अमालगमेशन की वजह से हमारे क्रेडिटर का राइट्स अफेक्ट ना हो। समझ में आया। अब ट्रेड यूनियन के बारे में इतनी सारी बात कर ली, अब एक काम करते हैं, ट्रेड यूनियन को भी खत्म कर देते हैं, मतलब टॉपिक को भी खत्म करते हैं और ट्रेड यूनियन को भी खत्म करते हैं। ठीक है, मतलब अब क्या होगा, डिसोल्यूशन। ठीक है, अच्छा वापस दिख रहा है आपको, 7 मेंबर्स एंड द सेक्रेटरी। कितने दिन में नोटिस देने जाने का? विद इन 14 डेज ऑफ द डिसोल्यूशन। अब डिसोल्यूशन क्या करेगा, तो हमारा जो रजिस्ट्रार है उसको रजिस्टर करेगा और हमारे सर्टिफिकेट को कैंसिल करेगा। कब से डिसोल्यूशन इफेक्टिव होगा? जिस डेट से हमारा रजिस्टर किया वो। ठीक है, अब अगर अच्छा जनरल फंड याद है, जनरल फंड, तो अगर हमारी ट्रेड यूनियन बंद हो रही है तो जनरल फंड का क्या करने का? तो रजिस्ट्रेशन के एप्लीकेशन में, डिसोल्यूशन की एप्लीकेशन में ही लिखा होगा कि हम इस फंड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर नहीं लिखा है तो हमारा रजिस्ट्रार डिसाइड करेगा कि फंड को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। और रजिस्ट्रार क्या डिसाइड करेगा कि मेंबर्स में आपस में पैसा बांट दो, ओके, और अपनी दुकान बंद करो और घर जाओ। ओके, दैट इज कॉल्ड एज योर डिसोल्यूशन। समझ में आया। अब बस ये लास्ट है, लास्ट है, पक्का लास्ट है, दिख रहा है लास्ट, स्टैंडिंग ऑर्डर्स आ गया, अभी पक्का लास्ट। देखो एनुअल रिटर्न की बात किया है, मिला एनुअल रिटर्न, कंपनी के केस में फाइल होता है एनुअल रिटर्न। एनुअल बोला तो कब फाइल होगा? एनुअली। ठीक है, देखो अब
एनुअल रिटर्न में हम लोग क्या फाइल करते हैं, बैलेंस शीट और पीएनएल। बैलेंस शीट को क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ असेट एंड लायबिलिटी। पीएनएल को क्या बोलते हैं हम लोग, तो नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। कब फाइल करने का, तो भाई 31st डे ऑफ दिसंबर, यहाँ पे हम लोगों के 31 दिसंबर को ये फाइलिंग किया जाएगा। पीएनएल की फाइलिंग होगी, असेट एंड लायबिलिटी यानी बैलेंस शीट की फाइलिंग होगी। अब अगर हमारे जो जनरल स्टेटमेंट उसको रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड करने का, और अगर पूरे साल में ऑफिस बेरर चेंज हुआ है तो जो जो चेंज हुआ है उसका भी स्टेटमेंट देने का। समझ आया। अब अगर हम लोगों ने रूल बुक बनाई थी, रूल बुक ट्रेड यूनियन की, जिसमें नाम, मेन ऑब्जेक्ट, फंड, मेंबर सब लिखा था, अगर उस रूल बुक में कोई चेंज हुआ तो क्या वो भी बताने का, सब कुछ बताने का रजिस्ट्रार को। कितने दिन में, विद इन 15 days ऑफ मेकिंग द ऑल्टरेशन। समझा, पक्का पक्का पक्का। ट्रेड यूनियन यहाँ पे हुआ खत्म। समझ में आया क्या।